देखो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेक्शन वाइज, देखेंगे कि हर एक सेक्शन से कौन से क्वेश्चन को हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को हमें सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए, और एक एक करके सारे सवालों को भी हम देखेंगे। तो उससे पहले देखो जो रिजल्ट आया था उसमें मैं दिखाता हूँ। 84 अटेम्प्ट मैंने करा था, 79 सही गए, 5 गलत हुए और टोटल 155.5 बना। हालांकि मुझे इतना स्कोर का भी उम्मीद नहीं था, और रैंक देखो 666 बने हैं आउट ऑफ 22,140। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं इतना बढ़िया कर जाऊंगा। ये मैंने बढ़िया नहीं करा, लोगों ने खराब करा, क्योंकि इजी पेपर था और स्कोर होने चाहिए थे। तो देखो ओवरऑल जो बना वो परसेंटाइल 97 बना, और टॉपर का स्कोर 196 है। अभी पता नहीं सही में लाया या बेमानी किया है, पता नहीं। चलो देखते हैं, एक एक करके हम सारे सेक्शंस को देखेंगे। सबसे पहले सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है रीजनिंग का। देखो रीजनिंग से शुरू करते हैं, और उसके बाद मैथ्स में मैंने जो मैंने रफ कॉपी जो इस्तेमाल किया है, तो मैं उसके सारे क्वेश्चंस को एक एक करके उसमें भी दिखाऊंगा कि मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है और कैसे उन सवालों को सॉल्व किया है। तो उसके लिए मैंने अलग से उसको रखा है। और उससे पहले रीजनिंग और जीके में भी मैं सेक्शन वाइज दिखाऊंगा कैसे जितना भी नॉलेज है आपका उसको इस्तेमाल करके कैसे सवाल लगाए जा सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। देखो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल बोल रहा था कि 5 6 7 है। बेसिकली सवाल तो पढ़ा ही होगा। अब देखो इस सवाल में क्या है, देखो जब इसको 125 पे अगर जूम करके लगाते हो तो ये सवाल बड़ा दिखता है। ठीक है, वैसे भी देखो 1.5 लाइन का दिख रहा है इतना चौड़ा होने के बावजूद। तो अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करोगे, जूम करोगे, तो ये 2 से 3 लाइन का बनता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना बड़ा सवाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, इसको आओ सीधे छोड़ के चले जाओ। इसलिए देखो जो मेरा समय लगा है वो 68 लगा है, टॉपर का लगा 92, क्योंकि इसने पहले बार में कोशिश करा होगा तो समय ज्यादा लगा होगा। इतना बड़ा सवाल पहले बार में नहीं करना है। ठीक है, मैं वही चीजें दिखाता चलूंगा सारे एग्जाम में। बाकी सवाल मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बाकी सिंपल ही सवाल था, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं था। तो 68 सेकंड लगे मुझे दोबारा करने में, क्योंकि लंबा सवाल है, पढ़ने में वक्त लगा, और क्या बोल रहा था एग्जैक्टली वो समझने में टाइम लगा। ठीक है, तो इसको इतना लंबे सवाल को सेकंड अटेम्प्ट में करो, पहले बार में मत करो। फिर देखो बोल रहा है कोड लैंग्वेज में, ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल में क्या होता है, इसमें देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो भी दिमाग लगाने वाली चीजें होंगी, जो भी थोड़ा सा पजल्ड चीजें हैं, उसको हम सेकंड टाइम में करेंगे, फर्स्ट टाइम में नहीं करना है। फर्स्ट टाइम में सिर्फ सिंपल जो लगे कि 20-15 सेकंड में होने वाले हैं उसको करेंगे, या फिर जो इसका पैटर्न क्लियर हो। अब इसमें हालांकि इसमें लॉजिक आसान था, दिख गया था 2 है 15 है, बेसिकली उल्टा करके लिखे हुए था। देखो ये के था 11 यहाँ पे है, ओ है 15 यहाँ पे है, फिर बी का 2 होता है तो वो यहाँ पे है, ओ का 15 होता है वो यहाँ पे है। तो ये तो सिंपल है, हालांकि तो 30 सेकंड में हो गए। टॉपर ने तो और पहले करा है, बट इसमें बहुत कुछ नहीं था। ठीक है, लैंग्वेज लगाना था तो ये हो गया, वरना इसको हम जो भी जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है उसको हम सेकंड बार में करेंगे। ठीक है, तो इसको भी बेसिकली सेकंड बार में ही करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना चाहिए। फिर देखो, अब देखो ये है एंगल की बात कर रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बेसिकली डायरेक्शन की बात है। तो डायरेक्शन वाले में क्या होता है, डायरेक्शन में आसान होता है। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, काफी टाइम हो गया, इसकी वजह से 72 सेकंड लगे, वरना इसको मैं पहले अटेम्प्ट में करता और 30 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर सकते हो। जिसमें दिमाग लगाना है उसको हम नहीं करेंगे, जिसमें नहीं लगाना है दिमाग, इसमें सिर्फ प्रोसेस करना है, उसको हम कर लेंगे। तो ये सवाल आप कर सकते थे पहले अटेम्प्ट में। फिर देखो ये है बेसिकली ऑर्डर में लगाना है, मैं इंग्लिश में करता हूँ। देखो बेसिकली ऑर्डर में लगाना है, किस ऑर्डर में आएगा, तो इसको पहले अटेम्प्ट में आराम से कर सकते हो, इसमें दिमाग नहीं लगाना, तो बिल्कुल इसको पहले अटेम्प्ट में ही करेंगे हम। फिर देखो फिर से दिमाग लगाने वाली चीज आ गई, बोल रहा है रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स के बीच का रिलेशन है, उसमें लगाना था पहले अटेम्प्ट में। अगर एक बार में दिख जा रहा है तो कर लो, जैसे यहाँ पे दिख रहा था 98 इंटू 1 98 हो गया, 98 इंटू 2 196 हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 इंटू 2 है, फिर 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 2 है, और फिर 2 इंटू 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 2 है, तो 1 इंटू 4 करना पड़ेगा अभी नेक्स्ट टाइम में। तो 1 इंटू 4 करोगे तो यहाँ से डायरेक्ट 784 दिखा था, तो पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो, वरना जिसमें भी दिमाग लगाना रहेगा हम उसको सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे। देखो सिंपल सा सवाल है, फर्स्ट अटेम्प्ट में करो इसको। फिर क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है, और ये बेसिकली इसको बोला जाता है सिलोलिज्म। तो सिलोलिज्म को पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो, अगर कॉन्फिडेंट हो, बार बार कर किए हो, तो पहले अटेम्प्ट में कर सकते हो, क्योंकि दिमाग नहीं लगाना होता, जो प्रोसेस है वही करना होता है। तो इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर देखो ये है फिगर है, लॉजिक लगाना होता है बेसिकली, और फिगर्स में थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं इनको सेकंड अटेम्प्ट में करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होता है, आप ज्यादा इंतजार नहीं कर पाते हो। ठीक है, यहाँ फिगर देखना पड़ेगा, अच्छा किस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये पहले अटेम्प्ट में करने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। आदमी शुरू में नर्वस होता है, थोड़ा बहुत समय लग जाता है स्टेबल करने में। इसको चाहो तो कर सकते हो, वरना मैं भी इसको भी सेकंड अटेम्प्ट में ही रखता हूँ। जो सिंपल से दिखते हैं
मैं सिर्फ उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में करता हूँ। फिर देखो यहाँ भी इसको भी मैं सेकंड अटेम्प्ट में ही करूंगा, क्योंकि रिस्क होते हैं। इसको आसान सवाल है लेकिन इसको 100% सही भी करना होता है। इन चीजों में आप गलतियां करके नंबर कटवाना नहीं चाहते हो। इसको तो मैंने करा ही नहीं, क्योंकि इस बार मुझे पता नहीं चल रहा था, बहुत दिन हो गया, तो ये सब लॉजिक मेरे को क्रैक नहीं हो पा रहा। देखो समय दिया है लास्ट में, बट ये हो नहीं पाया। इसको भी सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है। फिर से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हालांकि ये आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से दिख रहे हैं। 23 का गैप दिख रहा था, आई थिंक के से एन गया, यानी 3 का गैप हो गया, एम से 2 गया, पहले 3 का गैप है, फिर 2 का गैप है। ठीक है, आसान है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है। यार ये नंबर्स थे, नंबर्स ही, जिसमें इसमें भी देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में करूंगा। हालांकि ये आसान है, 13 और 12 25, 25 और उसको डबल करोगे 50 बनेगा, और प्लस 12 करोगे तो ये 62 बनता है। आसान है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में करना है। देखो ये फर्स्ट में किया होगा, देखो काफी समय लग गया इसको, 80 सेकंड। मैंने करा इसको 54 में, क्योंकि नंबर से टाइम लग जाते हैं, पहले अटेम्प्ट में करोगे तो टाइम लग जाएंगे। ये आसान है, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन चेक करना पड़ेगा हमेशा। इसको करने का वही तरीका होता है कि ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको सारे, तो जो 72 और 39 को चेंज करना है, चेंज करके रख सकते हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर सकते हो। फिर देखो ये है, आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाएगा, वरना सेकंड में भी रख सकते हो, क्योंकि गलत होने के पॉसिबिलिटी इसमें रहते हैं। और हाइब्रिड है, इसको इस तरीके से लिखा है, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फिर से मैं बोलूंगा सेकंड अटेम्प्ट में ही करो, हालांकि मेरे गलत हो गए यहाँ, क्योंकि मैंने गलत लॉजिक लगा लिया था और वो सही हो रहे थे, तो लॉजिक मैंने गलत लगा दिया, तो आंसर भी गलत आएंगे। हालांकि आंसर मैच हो गया मेरे लॉजिक से भी, तो गलत हो गया ये फाइनली देखो ये रॉन्ग निकल के आ गया वरना 19 सेकंड में ही मैंने करा था इसको, तो गलत हो गया। इसने 79 लगाया, सही करा, तो लॉजिक यहाँ पे गलत हो गया। आई थिंक मेरे को लगा कि 1 2 3 इस तरीके से बढ़ रहा है। देखो एच में +1 करोगे तो आई मिलता है, वाई में +2 करोगे तो ए मिलता है, बी में +3 करोगे तो ई मिलता है। अब ये आर में भी +4 करोगे तो यू मिलता है। तो मैंने सोचा हर बार 1 +2 +3 +4 इस तरीके से चल रहा है, और मैंने उसको लगा दिया। लेकिन यहाँ पे लॉजिक देखोगे तो दूसरा था, कि एच के बाद जो, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है, उसके बाद अगला जो वॉवेल्स है वो आएगा। जैसे पी के बाद अगला वॉवेल्स क्या है, आई ओ यू, तो यू आएगा पहला आंसर। यहाँ पे लॉजिक मेरे गलत हो गया, तो इसलिए ये आंसर गलत हो गया। हालांकि अगर पूरा मैच करता तो पता चल जाता कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लगाना होता है, तो मैंने देखा जो 2-3 मैच किए, और लास्ट वाले में मैं आकर के यहाँ देखो मेरे को ये ऑप्शन सेम लग रहे थे, तो मैंने सिर्फ लास्ट में आया और +5 और +5 करके चेक कर लिया, +5 या 5 +6 जो भी हो रहा था उसको चेक किया, तो वो गलत निकल गया। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे को लगा ये सही है, बट फाइनली ये लॉजिक ही गलत था, तो ये मेरे गलत हो गए। फिर देखो ये हिडन है, पहले अटेम्प्ट में मत करो, समय सोचते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, समय ज्यादा लग जाएगा, मत करना इसको पहले अटेम्प्ट में, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो पहले अटेम्प्ट में करने वाली चीज है, क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें दिमाग नहीं लगाना है उसको पहले अटेम्प्ट में। यहाँ भी देखो बोल रहा है कि कौन सा वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन से आपको निकालने थे। अब देखो ये इसके अंदर बना हुआ है, मतलब ऐसी चीज होना चाहिए जिसके अंदर हम रख सके। उसमें इसमें देखो किसी के बीच रिलेशन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखो है कि बर्ड है ये, अगर बड़ा वाला तो उसके अंदर पैरट आएगा, क्योंकि पैरट एक बर्ड होता है, तो जो बर्ड है, बर्ड के अंदर पैरट आएगा। ये भी आसान है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए। फिर देखो ये सवाल है, बेसिकली मैथ टाइप का ये सवाल होता है, एज वाला, तो इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये लॉजिक लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, क्योंकि लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ। फिर से देखो ये बोल रहा है, ये मुझे पता नहीं चला, ये लॉजिक में यहाँ इसको क्रैक नहीं कर पाया, बेसिकली ये है क्या, एक साथ वाली चीजें लग रही थी, बट एग्जैक्ट क्लियर नहीं था। नीचे पढ़ोगे तो बोल रहा है कि मॉनिटर एंड कीबोर्ड आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये दोनों एक ही चीज का पार्ट होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये प्लांट का पार्ट होता है, स्टीम और लीफ। मुझे लगा कि एग्जैक्टली लॉजिक क्लियर नहीं कर पाया, पेंट और कलर मुझे लगा, और मॉनिटर कीबोर्ड एक जैसा लग रहा था, तो मैंने मार्क किया, गलत हो गया फाइनली। तो जो लॉजिक वाली चीजें, जैसे इसको देखो, अब ये तो मुझे पता नहीं चल पाया, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑब्वियसली, तो ये कोड क्या कर रहा था, कैसे कोड कर रहा है, मुझे पता नहीं चल पाया, तो मैंने इसको नहीं बना पाया। अनअटेम्प्टेड है, हालांकि टॉपर से भी अनअटेम्प्टेड ही रह गया इसका भी। चलो देख लेना, बाकी तुम लोग इसको सेकंड अटेम्प्ट में ही करो, ज्यादातर सवाल सेकंड अटेम्प्ट में ही निकलते हैं, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे समय खराब होगा और कुछ होगा भी नहीं। ये है देखो, अब ये लॉजिक अगर दिख रहा है डायरेक्ट तो इसको लगा सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, वरना फिर सेकंड अटेम्प्ट। यहाँ लॉजिक आसान था, देखो क्लॉकवाइज बेसिकली ये जा रहा है क्लॉकवाइज, और फिर देखना ये 3 बार गया है, तो अगला ये भी जो सर्कल वाला भी है, ये तीन बार फिगर बनेगा, वही इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो सर्कल वाला ही है। अब देखो इसमें जो ये वाला बीच वाला जो मूव कर रहा है, वो देखना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्योंकि ये काला वाला इधर चला गया,
तो अब एक बार और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री मूव करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ब्लैक वाला ऊपर चाहिए था, ये आपको मिल गया 2 ऑप्शन में। फिर इसको देखोगे तो ये बाहर वाला, ये वाला देखना, ये वाला, ये वाला, तो ये वाला मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। देखो ये इधर गया तो अब इस तरफ का जाएगा, तो उस हिसाब से सिर्फ आपका बी ही ऑप्शन बनता है। ठीक है, करोगे आसानी से हो जाएगा। इसने देखो गलत कर दिया जल्दी जल्दी में, इसलिए इन सवालों को, इसलिए मैं बोलता हूँ सेकेंड अटेम्प्ट में करो, गलत नहीं होंगे। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो नंबर से तो पकड़ लोगे, सेकेंड अटेम्प्ट में ही करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, क्योंकि नंबर्स वाले जहां भी रुकना पड़े, जहां पे रुक करके दिमाग लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मत करो, वरना प्रेशर फील होता है। ठीक है, इसको भी सेकेंड अटेम्प्ट में करोगे, निकल जाएगा। और बाकी आसान ही तो है, बहुत कुछ मुश्किल तो नहीं है। ये देखना 95 नंबर्स बनाने थे, नंबर्स में दिखने चाहिए। नंबर्स में मैं बेसिकली नंबर्स में तेज हूं, तो मुझे नंबर्स वाले में समय नहीं लगता। देखो 95 बनाना था, 59, और जैसे देखा थोड़ा सा समय लगा, फिर समझ में आ गया, अच्छा 18 इंटू 2 करा है, 36 जोड़ा है इसमें 59 में, तो 95 मुझे मिल रहा है। ये देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में करा होगा, समय भी बर्बाद किए, फिर फाइनली में हुआ भी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ सेकंड अटेम्प्ट में करना जरूरी है। देखो तो इसमें 95 कैसे बन रहा है, 59 प्लस 18 इंटू 2 करोगे 36, तो 95 बनेंगे। तो ये भी सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है। अब देखो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम सवाल करने होते हैं। देखो इसमें लॉजिक लगाना नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में इस नंबर से नहीं करना। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो इसने करा है, अच्छा 51 सेकंड में इसने करा है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ इसने करा, देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर करा होगा तो बहुत ज्यादा समय लगाया इसने। और यहाँ भी देखो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में करा होगा, यहाँ भी इससे मिस्टेक हो गया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ यहाँ लॉजिक वाला है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसी को करना है जो बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, जो एक बार में समझ में आ जाए। अब देखो जीके की बात करते हैं, तो बेसिकली जीके में क्या करना है, जीके में हम लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। जो हमने पढ़ा है सिर्फ हम उन सवालों को ही क्लिक करेंगे। जो हमारा प्रीवियस ईयर का पार्ट रहा है हम सिर्फ उसको क्लिक करेंगे। जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम छोड़ देंगे उसको। ठीक है, फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर एक्यूरेसी रखोगे, तो मिनिमम 12-13 सवाल तो बन ही जाते हैं। मैं यहाँ देखो दिखाता हूँ। देखो बोल रहा है, विच इज अ स्लो कुकिंग प्रोसेस दैट बिगिंस अराउंड 320 Fahrenheit, removes water from sugar, breaks down the sugar into complex polymers with a sweet, nutty and bitter taste and thus produces a golden brown to dark brown color। देखो इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, मैंने नहीं पढ़ा कि ऐसा कौन सा चीज होता है जो शुगर को हटा दे, ब्रेक डाउन कर दे उसको कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स में। मुझे नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता है। तो मैंने एक बार इसको पढ़ा है, इसलिए देखो 38 सेकंड का समय मैंने लिया जो लास्ट में है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियसली नहीं करना है, कोई आइडिया नहीं तो कैसे करोगे। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मैं आया, इसको पढ़ा, एक बार ऑप्शंस को पढ़े, लगा कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया। इसको आता था, इसमें 24 सेकंड में करे। ठीक है, तो मुझे नहीं आता, मैं छोड़ दूंगा इसको, सिंपल सी बात है। मैंने नहीं पढ़ा, ये प्रीवियस ईयर का पार्ट नहीं है, मुझे नहीं आता, छोड़ दिया मैंने इसको। ये देखो, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखो इसको हम बोलते हैं एनसीबीसी। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का पार्ट है आपका। 100 अमेंडमेंट जो कि बांग्लादेश से रिलेशन रखता है, 101 जीएसटी, 102 एनसीबीसी। तो ये मैंने प्रीवियस ईयर का पार्ट है, इसको मैंने याद करके रखा हुआ था। बट काफी टाइम हो गया रिवीजन का, तो काफी समय लगा हालांकि एलिमिनेट करने में। मुझे लग रहा था 103 और 102 के बीच में कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने समय लिया और सेकंड में आकर के फिर मुझे फाइनली फिर कंफर्म हो गया कि 100 में था बांग्लादेश, बांग्लादेश से जो संबंध रखता है वो। 101 में था जीएसटी वाला, और 102 में था एनसीबीसी। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद करा था, तो फाइनली मुझे याद आया और मैंने इसको कंफर्म करके मार्क किया। ये प्रीवियस ईयर का पार्ट है, इसलिए मैं बना पाया। मैं दिखाऊंगा कि जो भी प्रीवियस ईयर और जो लॉजिक से सवाल बनते हैं, सिर्फ मैं यही दो चीजों पर भरोसा करता हूँ, प्रीवियस ईयर और लॉजिक। इन दोनों का ही इस्तेमाल करके मैंने 24 नंबर लाए, 12 सही किए। मैं उसमें दिखाता हूँ। देखो ये पहला था, प्रीवियस ईयर का पार्ट है, बच के नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक है, लगाओगे बच जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट आर नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक एलिमेंट्स विद एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखो ये जो ऐसे जो केमिस्ट्री पढ़ा है उसके लिए ये आसान सा सवाल होगा, ग्रुप वाले सवाल, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक नहीं करे केमिस्ट्री का, तो मुझे नहीं पता चलता ये, तो मैंने इसको सीधे छोड़ दिया। देखो अनअटेम्प्टेड 9 सेकंड, मुझे पता था कि इसमें मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता ही नहीं है, सिंपली छोड़ दिया। क्यों समय बर्बाद करना, नहीं पता, छोड़ दिया इसको डायरेक्ट। इसको देखो आता था, ये 14 सेकंड में बना लिया। ठीक है, तो जो आएगा हम उस पर फोकस करेंगे, जो हमको पता है उसको। देखो, हु सर्व्स एज द हेड ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये मुझे पता था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। अब वो ये देखो कैसे पता है वो भी मैं बताता हूँ। तो देखो पहले क्वेश्चंस में आया करते थे, पहले आपका प्राइम मिनिस्टर, और जिसके पास भी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का बेसिकली हेड पूछा जाता था कि कौन से मिनिस्ट्री किसके पास है। जैसे कपड़ा मिनिस्ट्री हो गया, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हो गया, वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट का मिनिस्ट्री हो गया, तो ये पूछा करता था।
तो मैं विकिपीडिया पे जाकर के पढ़ा करता था सारे मिनिस्टर्स को, उसका स्क्रीनशॉट भी लेता था। तो उसी के दौरान मैं पढ़ता था, तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी जो मिनिस्ट्री होता है उसके बारे में पढ़ा करता था। तो वहां से मुझे याद था कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो उससे ये सवाल देखो मैंने किया, और अगर नहीं पता था तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो भी हो जाता, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है, प्रेसिडेंट सिर्फ साइन करने के लिए होता है, वो किसी चीज को हेड नहीं करता। ठीक है, वो बैठा रहता है, उसके पास बेसिकली बहुत ज्यादा काम नहीं होते। तो इन चीजों, ये जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमेशा डिजास्टर देश में होते रहते हैं। अभी साउथ में चल रहा है कुछ, तो कभी नॉर्थ में चलेगा, कभी नॉर्थ ईस्ट में चलेगा। तो इसको ऑप्शन से चाहो तो भी प्रेसिडेंट को काट सकते थे तुम। फिर क्या है, डिफेंस मिनिस्टर के पास, उसके पास डिफेंस का ही सिर्फ चीजें होती हैं, क्योंकि डिफेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा दुश्मनों से घिरे हुए रहते हैं, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये कट जाएगा, ऑप्शन कैंसिल आउट हो सकते हैं, बट ये पता है तो डायरेक्ट इसको मार्क करोगे। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है, कभी ना कभी पूछा ही होगा आई थिंक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, दिखाता हूँ। और देखो बोल रहा है द मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। कुछ आइडिया है, मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है, अभी पता नहीं, इसको सब सारे में नॉलेज है कि ये चोरी किया है, मुझे नहीं पता, और मुझे इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। फ्लोराइड का कितना पीपीएम भी मुझे नहीं पता क्या होता है, मैं सीधे छोड़ दूंगा। देखो 8 सेकंड लगाया, एक बार मैंने बेसिकली क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दूंगा। फिर देखो आगे क्या बोल रहा है, द प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना डील्स विद। अभी देखो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसको करा था, और जब मैंने इसको पढ़ा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना डील्स विद। अब देखो उर्वरक परियोजना, अब देखो ये मुझे पता नहीं है कि उर्वरक परियोजना क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर उर्वरक बोल रहा है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर से कुछ संबंध रखता होगा। देखो लैंग्वेज में इसका कोई काम नहीं है, वन नेशन वन लैंग्वेज वो बिल्कुल अलग स्कीम है। ठीक है, इसके बारे में भी नहीं भी जानते हो तो समझ में आएगा कि लैंग्वेज की बात कर रहा है, तो उर्वरक में तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करोगे। कंफ्यूजन कहाँ होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये इसमें सोच सकते हो कि कहीं ये राशन है, उर्वरक है, ऑलमोस्ट खेती वाली दो चीजें हैं, दोनों चीजें हैं फर्टिलाइजर से संबंधित। इसको थोड़ा देर के लिए तुम इसमें सोच सकते हो, फिर देखना इसको मान लिया अभी तुम होल्ड पे रखोगे, अच्छा ये हो सकता है। फिर वन नेशन वन एजुकेशन, एजुकेशन से क्या ही संबंध रखेगा उर्वरक, ये तो ऑब्वियसली किसान से संबंधित होना चाहिए। फिर आगे पढ़ोगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर, तो बोलोगे कि ये पॉसिबल है या फिर बी पॉसिबल है, तो किसको मारोगे? ऑब्वियसली जो फर्टिलाइजर की बात कर रहा है उसको मारोगे। यहाँ देखो कॉमन सेंस का मैंने इस्तेमाल करा, पहले से मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना परियोजना क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने ऑप्शंस का इस्तेमाल करा, इसको क्लिक करा और ये सही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस सारे कैंसिल हो रहे हैं, ऑब्वियसली सही जाएगा। यहाँ देखो कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, पहले से नहीं पता था बट कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, बने ये सवाल सही भी गया। देखो 19 सेकंड लगे, टाइम लगा बट सही हो गया। चलो आगे देखते हैं। बोल रहा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विलेजेस वर सब्जेक्ट टू फोर्स्ड लेबर कॉल्ड। तो देखो गुप्ता पीरियड भले ही हमने पढ़ा है, लेकिन इतना डीप में हमने नहीं पढ़ा कि विलेजर्स को जब फोर्स्ड लेबर करवाया जाता था तो उसको क्या कहा जाता था, मुझे नहीं पता। और ये हमें लगता है इसे भी नहीं पता होना चाहिए, ये चोरी करके बनाया हुआ है। इतना डीप कौन पढ़ता है एसएससी का बंदा, एसएससी में इतना डीप पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ना होता है। मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। अटेम्प्ट देखो 15 सेकंड है, क्योंकि एक बार सवाल पढ़ा और ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस भी पढ़ना जरूरी होता है। एक वो ऑप्शंस पढ़े और क्वेश्चन पढ़ा, समझ में आया कि ये बहुत डीप है, नहीं बनेगा, मैंने छोड़ दिया। ये तो आई थिंक चोरी से ही बनेगा, इतना डीप तो एसएससी में ना कभी पूछता है और ना ही कभी पूछेगा, ये पता नहीं कैसे बनाया, बट मैंने इसको छोड़ दिया सिंपली क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। देखो अगला सवाल क्या था, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ लाइट दैट इज जनरली डिवाइडेड इनटू। ये देखो बचपन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो जो प्रिज्म वाला होता है वो हमने पढ़ा होता है। इसमें 7 कलर होते हैं, फिर व्हाइट कलर से जो निकलते हैं वो 7 कलर निकलते हैं। तो इसके बारे में पता था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि काफी समय हो गया रिवीजन का। तो मैंने इसको लास्ट में सोचा समझा, फिर 7 पर क्लिक किया और वो सही गया। इसमें देखो 22 सेकंड में कर रहे हैं क्योंकि पहले से हमें पता होता है, या फिर उसको दिया हुआ 7 रीजन वेवलेंथ, और द कॉमन डेजिग्नेशन आल्सो रेडियोस माइक्रोवेव्स इंफ्रारेड विजुअल लाइट वॉलेट यूवी रेज एक्स रेज एंड गामा रेज। अच्छा इसकी बात कर रहे हैं तो ये पता है, तो इसको मार दोगे। बेसिक सा सवाल है, पहले भी ये आ चुका है तो इसको बनना चाहिए था, ये प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है। फिर देखो क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन अवार्ड। देखो अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं करंट अफेयर के लिए, ये करंट अफेयर का पार्ट है, तो मुझे नहीं पता था, मैंने करंट अफेयर नहीं किया हुआ है, तो वैसी बात है मुझसे नहीं बनेगा ये। इसने बनाया 17 सेकंड में, इसने बनाया 16 सेकंड। मैंने देखा ऑप्शंस देखे कि क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है, जैसे ये स्पोर्ट्स फेडरेशन का अवार्ड है, कभी कभी ये इसमें अक्षय कुमार को डाल देगा, शाहरुख खान को डाल देगा, तो वैसे ऑप्शन कट जाते हैं। तो इसलिए मैंने ऑप्शन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़ा।
और फाइनली मुझे लगा कि ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए पता होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन सारे ये देखो सारे क्रिकेटर्स और स्पोर्ट्समैन का ही दिया हुआ था, तो फाइनली मुझे नहीं हुआ। ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया। फिर देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है एकदम, इकोनॉमिक की चीज है, बहुत बेसिक है, बनना चाहिए था ये। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंध रखता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, हालांकि इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस में फिर समझ में आया ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही पार्ट हो सकता है, फिर मैंने इसको मार्क किया, ये सही गया। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर का चीज है, बहुत बेसिक चीज है, हम उसको बना पा रहे हैं, जो डीप वाली चीजें हम उसको छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो बनेगा ही नहीं, क्यों नेगेटिव लेना। फिर देखो बोल रहा है रुद्रांश पाटिल इज एसोसिएटेड विथ, मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया इसको। एक बार पढ़ा, ऑप्शंस देखे, बट लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर ये क्रिकेट होता तो मैं इसको कैंसिल आउट करता, क्योंकि क्रिकेट के बारे में मुझे आइडिया था, इसलिए मैंने ऑप्शंस पढ़े, बट लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, छोड़ दिया मैंने इसको। इसको तो सभी पता है टॉपर को, इसने तो 50 लाए, पता नहीं कैसे लाए ये। फिर देखो बोल रहा है विजय द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिस द कंट्रीज फर्स्ट सिलेंडर लोरेस्ट सेंचुरी। देखो करंट अफेयर का पार्ट है, मुझसे नहीं बना, क्योंकि मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो तुम लोगों को याद होना चाहिए, करंट अफेयर का कर रहे हो तो ये पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया इसको। फिर देखो बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज फ्रॉम बेस्ट टू इट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन। देखो इतना डीप मुझे नहीं पता, मुझे नाम पता है, गारो, खांसी, जयंतिया, ये होते हैं मेघालय के माउंटेन रेंज है, लेकिन इतना डीप मुझे नहीं पता कि बेस्ट स्टेट में ईस्ट में लगा सकूं, तो मैंने छोड़ दिया। इसको तो सभी आता है, टॉपर को तो सभी आता है, ये भाई एक्सपर्ट है, इसने पक्का चोरी करके बनाए थे सारे। मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया, एक बार मैंने पढ़ा, ऑप्शंस देखे तो ये मुझे जाना लग रहा था, तो एक बार सोचा मैं कि क्या कुछ हो सकता है, 26 सेकंड लगाए, फिर लगा कि ये नहीं बन सकता, मैंने छोड़ दिया। जो प्रीवियस ईयर का पार्ट है मैं सिर्फ उसको करूंगा। देखो इसमें क्या था, दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ये भी पता है क्या, अगर किसी को, हालांकि ये क्योंकि ये सारे नाम प्रीवियस में आ चुके हैं, तो अगर किसी को पता होगा तो वो बना सकता है, बट मुझे ये आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको भी छोड़ दिया। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का पार्ट हो सकता है कभी पूछा हो, बट मुझे याद नहीं था, तो मैंने इसको छोड़ दिया, मुझे ये भी नहीं पता। फिर देखो बोल रहा है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज वन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट एंड अ स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट इज टर्म्ड। तो मुझे नहीं पता है, ये काफी डीप सवाल है, ये सब बायोलॉजी के सवाल है, काफी डीप सवाल है, तो मैं ऐसे सवालों को चीजें छोड़ देता हूँ। देखो 12 सेकंड लगाया, पढ़ा, एक बार छोड़ दिया, देखो ये क्लिक किया होगा, गलत हो गया। तो ऐसे सवालों में क्यों नेगेटिव लेना, मुझे नहीं लेना, मुझे तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का करना है, और जो लॉजिक से बन रहा है उसको करना है, मैंने इसको सीधे छोड़ दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, भैया द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इज नेम्ड आफ्टर अ विलेज इन द कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये पता है, ये मैं करूंगा। अब देखो ये कौन सा है, कथकली, कथकली केरल का डांस है, ये पूछ रहा है आंध्र प्रदेश का, कैंसिल आउट हो गया। कुचिपुड़ी ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश का ही है। अब ये एग्जैक्ट पूछोगे कि किसी विलेज के नाम पे पता है, तो अगर ऑप्शंस नहीं दोगे तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन अब आप ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और कर पाएंगे। कथकली केरल का था, कैंसिल आउट हो गया। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, हो सकता है। कथक, कथक देखो नॉर्थ इंडिया का डांस होता है, बेसिकली उत्तर प्रदेश का डांस है, तो ये नॉर्थ इंडिया का डांस कहलाता है, तो ये भी गलत हो गया। सतरिया असम का डांस है, तो ये भी गलत हो गया, बच गया कुचिपुड़ी, मारो भागो, यही। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का पार्ट था, नॉलेज का इस्तेमाल किया, बन गया। देखो 15 सेकंड में ये बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया डिफेटेड वुमेन्स कप। अब देखो क्रिकेट तो मैं देखता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, तो क्रिकेट के लिए नॉलेज था, बेसिकली ये पार्ट है करंट अफेयर का, लेकिन मैं क्रिकेट देखता हूँ इसलिए मुझसे बन गया ये। तो श्रीलंका को भी हराया है वुमेन्स ने, बेसिकली मीम भी बन रहा था कि इंडिया को हरा के बाहर किया था श्रीलंका एशिया कप से, और फाइनल इंडियन वुमेन जी थी वो श्रीलंका को हरा करके उससे ट्रॉफी जीती, तो ये मीम भी बन रहा था, तो उससे भी आप देख सकते हो 9 सेकंड में मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आसान सा सवाल था, बन गया। सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन। अब देखो ये प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है, ठीक है, इस सब में कंफर्मेशन जरूरी है, जो भी चीजें जानते हो उसको अच्छे से याद रखो। सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि सूर्य ढक गया। अब देखो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो 3 चीजें ही तो होती है, सूर्य और चंद्रमा होता है और हमारा पृथ्वी होता है। अब देखो सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या हो गया, सूर्य ढक गया, तो किससे ढकेगा, ऑब्वियसली हम देखते किससे, हम हमेशा देखते हैं अर्थ से, ठीक है, हम देखते अर्थ से हैं और ढक गया सूर्य, इसका मतलब बीच में कौन सा आ रहा होगा, हम देख रहे हैं अर्थ पे से, सूर्य गया ढक, इसका मतलब ऑब्वियसली बीच में चंद्रमा आ रहा है, तो वही तो सवाल हो गया आपका आंसर। क्या बोल रहा है, सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन, कब, जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा, किसके किसके, तो हम अर्थ से देख रहे थे और सन के बीच में आएगा, सन ढक गया तो ऑब्वियसली मून आएगा बीच में सन और अर्थ के, ठीक है। तो ऐसे करके सवाल क्लियर रखोगे तो जल्दी से लगा पाओगे। तो इसको मैंने बना दिया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पार्ट, ठीक है, हम आगे दिखाता हूँ। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिक्स इज अवार्डेड टू रिसर्चर। अब देखो ये रामानुजन प्राइज जब मैं पहले याद कर रहा था तो मुझे पता था कि ये ब्राजील के किसी आदमी को मिला है, ठीक है। अब ये कौन से ईयर में मिला है मुझे नहीं पता, 19 वाले में मिला है, 20 वाले में मिला है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि ब्राजील का कोई आदमी था, उसको मिला था रामानुजन प्राइज। अब वहां से मैंने देखा ब्राजील किस में आता है,
तो अफ्रीका में नहीं आता, एशिया में नहीं आता, मिडिल ईस्टर्न में नहीं आता, डेवलपिंग कंट्री में यस। ब्राजील एक बड़ी इकोनॉमी है, 1.5 ट्रिलियन के आसपास का वो इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है और वो डेवलपिंग कंट्री में आता है। तो मैंने उसका इस्तेमाल करके यहाँ डेवलपिंग कंट्री पे क्लिक किया। और वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि रामानुजन प्राइज सिर्फ अफ्रीकन कंट्री को क्यों देगा। अगर एक पल को तुम सोच सकते हो कि एशियन के लिए हो सकता है, मिडिल ईस्टर्न के लिए हो सकता है, मिडिल ईस्टर्न के लिए भी क्यों रहेगा। एशियन का आप सोच सकते हो कि इंडिया का है तो एशियन कंट्री के लिए रखा जा सकता है। तो एटलीस्ट ये तो नहीं बोलोगे मिडिल ईस्टर्न के लिए, मिडिल ईस्टर्न के लिए क्यों रखेगा, है ना। सिंपल सी बात है, ये सिर्फ मिडिल ईस्टर्न को क्यों देगा या सिर्फ अफ्रीकन कंट्री को क्यों देगा, लॉजिकल नहीं लगता। लॉजिकल क्या लगता है, एशियन कंट्री को आप एक पल के लिए सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, एशियन कंट्री के लिए ही सिर्फ रामानुजन प्राइज हो सकता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो फाइनली तुम डेवलप कंट्री पे आ जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर पहले से पढ़े हो तो वो भी पता होगा कि किसको मिला था, कहाँ की थी। तो मैंने पढ़ा था ब्राजील का था वो आदमी जिसको मिला था, तो वहां से मैंने डेवलपिंग कंट्री पे थोड़ा सा देखो समय लगाया, 19 सेकंड का समय लगाया, वहां से कैंसिल आउट करके क्लिक किया, सही गया। ठीक है, तो सही लॉजिक होता है उसको क्लिक करना होता है। फिर देखो आगे, व्हाट अ पैलेस ऑफ इल्यूजन्स इज अ फेमस बुक, नहीं पता मुझे। सोचा समझा, फिर एक बार ऑप्शंस देखे, फिर लगा नहीं पॉसिबल, नहीं बनाया, छोड़ दिया। प्रीवियस ईयर का पार्ट नहीं है, नॉलेज में मेरे नहीं था, मैंने छोड़ दिया। या देखो, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब देखो ये तो बेसिक करंट अफेयर वालों को याद होना चाहिए, मुझे नहीं याद था, लेकिन मुझे इतना पता था, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ करंट अफेयर का, 4 साल से पढ़ा है मैंने करंट अफेयर। तो मुझे इतना पता था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स हमेशा इंडिया 104, 107, 106, 110 के अंदर ही आता है, 110 के अंदर ही आता है। तो मुझे समझ में आएगा कि 144, 134, 126 तो नहीं जाने वाला इतना आसानी से। हमारा देश और राइज करना है, तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये और कमता जाएगा रैंक। ठीक है, तो उससे मुझे लगा कि यार 107 ही हो सकता है। देखो मैंने समय दिया 31 सेकंड, इसको देखो पता था 7 सेकंड में इसने बना लिया, मुझे नहीं पता था, मैंने समय दिया 31 सेकंड का समय दिया और मैंने बनाया 107 लगाया, वो सही गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं लॉजिक का इस्तेमाल करना, कैसे चीजों को आप जो नॉलेज है आपका उसी का इस्तेमाल करो। इससे पिछले सवाल में भी मैंने दिखाया कि यहाँ जो भी नॉलेज था, मुझे बस इतना पता था कि एक बार मैंने पढ़ा हुआ है कि रामानुजन प्राइज ब्राजील वाले किसी व्यक्ति को दिया है, वहां से मैंने इसको डेवलपिंग कंट्री पे लगाया, वो सही गया। और यहाँ से देखो मुझे पता था कि हर बार 107, 106, 104 के आसपास का ही रहता है ये रैंक, तो 144, 134, 126 नहीं चला जाएगा। इतना बड़ा जंप इंडिया नहीं ले सकता, इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा नाम अब बढ़ रहा है, हम बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये और पीछे थोड़ी जाएगा। वहां से मैंने इसको क्लिक किया, टाइम देखो लगाया मैंने 31 सेकंड, क्लिक किया, सही गया। तो ऐसे देखो जीके में सारी चीजों एक लाइन में किसी को पता नहीं होता, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है। ये देखो सवाल क्या है, व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट अंडर इंडिया फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच, मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया। 18 सेकंड एक बार पढ़ा है क्वेश्चन, एक बार ऑप्शन देखे, समझ में आ गया, नहीं बनेगा, छोड़ दिया। नहीं है नॉलेज, क्यों क्यों लगाऊंगा, गलत क्यों लूंगा, इसको तो सब पता है यार, ये पक्का चोरी किया हुआ है, इसको सब आता है 12 सेकंड में। फिर देखो जिम्नोस्पर्म्स फ्लैग, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में आपको पता होता है कि जो फूल नहीं होते जिनके पेड़ों, जो पेड़ों में फूल नहीं होते, तो जिम्नोस्पर्म इज अ पार्ट ऑफ योर प्रीवियस ईयर, बट इतना डीप नहीं पता होता। सीड प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स, सीड सेल्स, ब्यूमिनस सेल्स, अगर पता है तो अच्छी बात है, बतना मुझे नहीं पता इतना डीप में, मैंने एक बार पढ़ा, ऑप्शंस देखे, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। देखो जो भी मैंने लगाया वो सही क्यों गया, क्योंकि मैंने एलिमिनेट करके मारे, जो प्रीवियस ईयर का पार्ट था मैंने उसको ही सिर्फ बनाया, और देखोगे तो एक्यूरेसी 100% रहा, 24 नंबर ठीक ठाक नंबर है। फिर देखो अगला सवाल क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन आगरा बिल्ट बाय नूर जहां इज द फर्स्ट टाउन टू बी बिल्ट इन व्हाइट मार्बल इंस्टीड ऑफ रेड सैंडस्टोन। अब देखो ये नूर जहां के द्वारा बनवाया गया आर्किटेक्चर है, तो इसको सबसे पहले तो ये नूर जहां का बनवाया हुआ चारों होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं होते। तो मैंने इसको पढ़ा, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसको मैंने पढ़ा बीबी का मकबरा, अब ये देखो ये पता होना चाहिए कि ये औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, कोई बोलता है औरंगजेब, कोई बोलता है औरंगजेब, मुझे भी क्लियर नहीं है। तो अगर तो बीबी का मकबरा औरंगजेब या तो उसका बेटा बनवाया, तो ये तो नूरजहां ने तो नहीं बनवाया, ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर देखो हुमायूं टाउन, हुमायूं टाउन कौन बनाया था, हुमायूं की बीबी, उसका नाम क्या था, बानो बेगम या इस तरीके से कुछ नाम था, उसने बनवाया था हुमायूं टाउन। तो नूरजहां ने तो नहीं बनवाया, इतना तो क्लियर था मुझे। तो ये दो ऑप्शंस हो गए गलत। अब यहाँ देखो इन दोनों के बीच में मैं कंफ्यूजन करता रहा, यहाँ मैंने लगाया तुक्का दो ऑप्शंस के बीच, दो ऑप्शन मैंने 100% एलिमिनेट करे कि ये दोनों तो पक्का नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बारे में मुझे 100% क्लियरिटी थी। इन दोनों को मैंने कैंसिल आउट किया और बच गए मेरे ए और डी। यहां से मैंने एक पे तुक्का लगाया, काफी देर देखो मैंने सोचा है कि कौन सा वाला लगाऊं, ये वाला लगाऊं या ये वाला लगाऊं। यहाँ बस इसमें मुझे लक चाहिए था, बाकी के सवालों में मुझे लक नहीं चाहिए था, मैंने दिमाग का इस्तेमाल करके कैंसिल आउट किया था। यहाँ लक चाहिए था, दो में से एक लगाया और वो सही गया। ये देखो ए में लगाया और ये सही गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ये दो ऑप्शन काटे, एक में लगाया सही गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें देखो 15 नंबर है, हु अमंग द फॉलोइंग प्लंडर्ड सोमनाथ टेम्पल इन 1025। 1025 में किसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था? प्रीवियस ईयर का पार्ट है, पता याद होना चाहिए। ये महमूद गजनी था, नहीं याद है? अगर मोहम्मद गौरी या महमूद गजनी में कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी फिल्म भी आया था पृथ्वीराज चौहान, अक्षय कुमार की मूवी, उसमें दिखाया था कि मोहम्मद गौरी कोश ने मारा था फिर से। ठीक है, तो ये महमूद गजनी था, तो 1025 में लूटा था। ठीक है, तो ये देखो, तो बेसिकली मैंने क्या किया कि सारे जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल थे, जैसे ये मैं को फिर से दिखाता हूं, ये प्रीवियस ईयर का सवाल था, मैंने कर लिया। ये प्रीवियस ईयर का सवाल था ऑलमोस्ट, क्यों? क्योंकि ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे थे। ये मुझे पता था, ये मुझे पता था प्रीवियस ईयर के बारे में, इन दोनों में मैंने इसमें रिस्क लिया और वो सही किया। तो ये प्रीवियस ईयर था, ये सब नहीं है देखो, तो मैंने नहीं बनाया। ये प्रीवियस ईयर से मैंने जो प्रीवियस ईयर का जो मेरे पास नॉलेज था, उस नॉलेज को इस्तेमाल करा, इसको सही करा। ठीक है, अब इसको तुक्का मत बोलना, क्योंकि ये सब बहुत ही लॉजिकल चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 बने, यहाँ ये चौथा बना, जो भी नॉलेज था मैंने उसका इस्तेमाल किया, ये 4th नंबर बना। फिर ये 5वां बना सोलर इक्लिप्स, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पार्ट है। फिर ये बना थोड़ा सा लॉजिक लगाया, करंट अफेयर का पार्ट है, बेसिकली पता भी होना चाहिए। तो ये 5वां, ये 6ठा जो भी हुआ ये बना। फिर इसमें देखो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया, और आंध्र प्रदेश का कौन सा डांस है, तो उससे ये सवाल बन गया। ये भी प्रीवियस ईयर का पार्ट है। देखो जो भी मैंने बनाए हैं वो प्रीवियस ईयर का पार्ट है, वरना मेरे से भी नहीं बना। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं, मैं यही बोलता भी हूँ। ये भी देखो प्रीवियस ईयर का पार्ट है, ये भी बना, ये भी प्रीवियस ईयर नहीं, ये तो करंट अफेयर का पार्ट है, मुझसे भी नहीं बना। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रीवियस ईयर है उसको कंप्लीट करो अच्छे से। वो अगर कंप्लीट रहेगा तो जो हमारा प्रीवियस ईयर जो भी आएगा, और जो जिसमें हम नॉलेज लगा पाएंगे प्रीवियस ईयर की वजह से, उसको हम सही करेंगे। तो यहाँ 12 सवाल मुझे मिले, और मैंने 12 के 12 को जो मेरे पास नॉलेज था उसका इस्तेमाल करके सही किया। बाकी नहीं भी आप करोगे तो 25 मार्क्स इज अ वेरी गुड नंबर इन जीएस। ठीक है, तो अगर ये रियल में भी इतना लाओगे तो हो जाते हैं, रियल में और ज्यादा मिलेगा तुम्हें। जो एग्जाम रहता है उसमें और अच्छे अच्छे सवाल प्रीवियस ईयर के और बनाए जाते हैं, उसमें और ज्यादा प्रीवियस ईयर सवाल डाला जाएगा। अगर उसको अच्छे पेपर बनाना है तो वहां और इस्तेमाल करोगे तो और ज्यादा सवाल बन जाएंगे। तो 30 नंबर के आसपास भी राउंड आ जाता है, तो बहुत अच्छा नंबर हो जाता है जीएस में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि कैसे चीजों को इस्तेमाल करना है, जो आपका नॉलेज है उसको। तो हम बात करते हैं इंग्लिश की। मैथ्स में मैं बेसिकली आऊंगा लास्ट में, अभी मैं इंग्लिश पे जा रहा हूँ, मैं स्विच कर रहा हूँ। तो देखो ये इंग्लिश था 76 नंबर। क्या बोल रहा है पहला? पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ भी, यहाँ जरूरी है कि ऑप्शन एलिमिनेशन लगाएं पैसिव वॉइस नरेशन में। मैं दिखाता हूँ वो कैसे होता है। देखो बोल रहा है ही वुड मेक द आइसक्रीम। देखो ये पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस में ये पता होना चाहिए कि टेंस में चेंज नहीं होता है। तो अब देखो सारा हमें V2 में चाहिए, आंसर जो भी दिया वो V2 में चाहिए। अब देखो यहाँ हैड है, हैड बिन है, दोनों को कैंसिल आउट करो। बाज है, ये भी नहीं होगा। वुड है, क्योंकि वुड का वुड ही रहेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ इलिमिनेट करने के लिए। यहाँ भी वुड चाहिए था हमें, बाज नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन सी ही बच जाता है। तो ऐसे करके चीजों को चलना है। ठीक है, बनाना नहीं है ही वुड मेक द आइसक्रीम, इसको चेंज करने मत लग जाना। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे वो सही करेंगे। एक और क्विकली इसको पढ़ने के बाद डायरेक्ट ऑप्शन में देखोगे हैड हैड दिखेगा, दोनों कैंसिल आउट हो गए। बाज दिखेगा, ये कैंसिल हो गया। वुड चाहिए था मेरे को, ये सही हो गया। ठीक है, इस तरीके से चलो आगे देखते हैं। ही टेंड्स टू सिट ऑन फेंस। सिट ऑन फेंस क्या होता है? बेसिकली इडियम, इसके लिए याद होना चाहिए। सिट ऑन फेंस का मतलब होता है टू बी अनडिसाइडेड। देखो 6 सेकंड लेके बन गया। ठीक है, तो आसान सवाल है, जल्दी बन गया। क्लेमोर, सारे अब इसके लिए पता होना चाहिए क्लेमोर का मतलब क्या होता है। क्लेमोर का मतलब होता है हल्ला गुल्ला करना, बहुत ज्यादा आवाज होना, किसी जगह पे हो रहा है तो उसको बोलते हैं वहां पे क्लेमोर हो रहा है। तो इसका एंटोनिम क्वाइट था। पहला ऑप्शन मिला, 7 सेकंड में देखो लगा के मैं भाग गया, क्योंकि ये पता है क्लेमोर का मतलब होता है हल्ला करना, उसका एंटो हो गया शांत से रहना, क्वाइट। ठीक है, बाकी नहीं पता है तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। हश मतलब होता है, हस का मतलब होता है बेसिकली जहाँ पे कोई नॉइज नहीं हो, चुप हो एकदम, वो होता है हस। टम्बल मुझे नहीं पता, टम्बल आई थिंक टम्बल में भी गिरना होता होगा, मुझे 100% कंफर्म नहीं है ये। लेसन, लेसन तो अलग चीज ही हो गया, तो आपका आंसर तो क्वाइट ही बनेगा। फिर देखो बोल रहा है इनकरेक्टली। अब देखो इसमें समय लगाना होता है, ये पहले अटेम्प्ट में नहीं करना है। इसमें समय लगाओ, दूसरे बार में लगाओ। देखो ये जल्दबाजी किया होगा, गलत हो गया इसका। इसलिए जो ये इनकरेक्टली वाली चीजें होते हैं, इसमें आपको सारे ऑप्शन गलत भी करने होते हैं। कि अगर ये मेरा ऑप्शन हो रहा है, अगर मुझे लग रहा है ये मैं लगाऊंगा, तो इन सबको निकालना भी होता है। अच्छा ये गलत होंगे, इसलिए ये सवाल जो होगा वो सेकंड अटेम्प्ट में होगा। इससे पहले ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि पता है चीजें, सोचना नहीं है तो पता है। फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सिर्फ इसको इनकरेक्टली स्पेल्ड वालों को सेकंड अटेम्प्ट में करो, फर्स्ट बार में समय बर्बाद मत करो पढ़ करके। अगर देखो बोल रहा है रिपोर्टेड स्पीच नरेशन है, नरेशन है तो इसको हम तुरंत करेंगे, क्विकली कर लेंगे। देखो डोंट जस्टिफाई योर मिस्टेक्स। अब हम इसमें मुझे पता है डोंट जस्टिफाई का क्या बनेगा, नॉट टू जस्टिफाई। तो अब नॉट टू जस्टिफाई हम सीधे ऑप्शन में देखेंगे। देखो नॉट टू जस्टिफाई ये सही हो सकता है, नॉट टू जस्टिफाई गलत हो गया, डोंट जस्टिफाई ये भी गलत हो गया, नॉट टू जस्टिफाई यहाँ मिला।
अब देखना है मुझे हिज या योर होगा, तो योर तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली हिज ही आएगा क्योंकि नाउन है। देखो राज सेड टू राजीव, अब राजीव के लिए हम यहाँ पे हिज ही लगाएंगे, ठीक है, हिज मिस्टेक, तो ये हिज आएगा और ये सही होगा आपका। इसको क्विकली करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऑप्शन का इस्तेमाल करो, कौन सा सही होगा। वैसे इस सब में, इन चीजों में अगर इसमें तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है, वरना हम इसमें टेंस वगैरह का भी देखते हैं, जो टेंस बदल के आ रहा है वो सही टेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे भी इसमें बेसिकली इस समय ऑप्शन इस्तेमाल करो, काटो, ठीक है, बनाने मत बैठ जाओ, ऑप्शन का इस्तेमाल करो, उसको काटो, कौन कौन से गलत हो रहे हैं उसको निकाला, सही आंसर में मार्क किया। फिर देखो बोल रहा है ग्रुप ऑफ ट्रूप्स स्टेशन इन फोर्ट्रेस और टाउन टू डिफेंड इट। अब इसमें मुझे गैलेंट्री और गैरिजन में कंफ्यूजन हो रहा था, हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गैलेंट्री अलग चीज होता है, और मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसमें देखो समय 20 सेकंड यहाँ लगे, फाइनली मुझे लगा कि अच्छा गैरिजन ही होना चाहिए, तो ये सही है। ये याद करने वाली चीजें, प्रीवियस ईयर का चीज है, याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द स्ट्रीट्स प्रॉस्पर सिटीजन पुश देयर वे, देखो सिटीजन्स है तो हैव ऑब्वियसली आएगा, ढेर सारे नंबर्स की बात कर रहा है, पुश देयर वे भी लिखा हुआ है तो हैव होना चाहिए था, यहाँ हैज दिया हुआ था, देखो 13 सेकंड में बन गया, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से ये सब फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, अगर पढ़ के पता चल रहा है, पढ़ के पता चल रहा है तो एक अटेम्प्ट में लगाएंगे हम, नहीं पता चल रहा है तो अगले अटेम्प्ट के लिए छोड़ देंगे। तो बोला कॉलोनी ऑफ एंड्स, आ कॉलोनी हो गया तो हैव होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, क्योंकि आ कॉलोनी हो गया, एक कॉलोनी की बात हो रही है, तो हैज बीन फाउंड होना चाहिए था, ये गलत हो गया यहाँ पे, तुरंत पता चल रहा है, आंसर लगाओ, मार्क करो, भागो। पंकज वाज ओवरवेल्म्ड विद जॉय व्हेन ही रिमेंबरिंग, नहीं रिमेंबर्ड होना चाहिए था, देखो ये सब पता चल रहा है तो मार्क करके जाना है, नहीं पता चलेगा तो हम अगली बार के लिए आएंगे। अब ये देखो, ये चाहे सिंपल रहे चाहे डिफिकल्ट रहे, मैं चीजों को जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये इसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, तो क्लोज टेस्ट को मैं हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में करता था, क्योंकि क्लोज टेस्ट का मतलब ही होता है ऑप्शंस क्लोज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होगा बट हो सकते हैं, तो मैं सेकंड बार में चीजों को करता था, ठीक है। तो मैं वैसे तो मॉक के दौरान सेकंड में करता हूँ, बट अभी मैं यहाँ करवा देता हूँ साथ में ही। एयर पोल्यूशन इज द, देखो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली अब ये तो कर ही लोगे, आई थिंक मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, आसान थे ये, बहुत ही आसान लग रहे थे, कंटामिनेशन हो जाता है यहाँ पे, देखो 11 सेकंड में हो गया। फिर 6 सेकंड में हो गया, हेल्थ चाहिए था अगली बार, हार्मफुल टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, तो ऑप्शन का इस्तेमाल करना था, ये आसानी थे, खुद भी कर सकते हो, ठीक है। 14 सेकंड में हो गया, 8 सेकंड में हो गया, तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगा। आगे देखते हैं, ऑफिशियल डिटेल्स विल बी रिलीज्ड एज सुन एज, देखो यहाँ भी तुरंत पता चल गया कि अच्छा एज सुन एज होना चाहिए था, तो 12 सेकंड में ये भी माफ हो गया। फिर देखो हिट द सैक मतलब होता है बेड पे जाना सोने के लिए, गोइंग टू बेड, देखो 3 सेकंड में हो गया क्योंकि पता था, पढ़ा मैंने, डायरेक्ट गया, आंसर हो गया 3 सेकंड। देखो कॉन्सीट का मतलब होता है घमंडी, थोड़ा सा वैनिटी, ये सिमिलर मीनिंग होता है, 8 सेकंड में ये भी हो गया। तो इसलिए इंग्लिश जो है अगर आसान रहेगा तो उसमें समय बच जाएंगे, 5 मिनट में, 5.5 मिनट में हो जाते हैं, और ये 5.5 मिनट में तो मुझे लगते हैं, अगर मैं अपने बड़े वाले भाई की बात करूं तो उनको और भी कम समय लगता था, जब हम दोनों बनाते थे तो उनका 4 मिनट 4.5 मिनट के अंदर हो जाता। तो इंग्लिश आप इतना रिड्यूस कर सकते हो अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छी है, आपके पास नॉलेज अच्छा है, जो उनके पास था, उनके पास बहुत ही अच्छा नॉलेज था इंग्लिश का, तो वो 4.5 मिनट में भी खत्म कर लेते थे, मुझे अराउंड 5 मिनट 5.5 मिनट 6 मिनट तक लगते थे, बट उनका 90% पेपर 5 मिनट के अंदर ही खत्म होते थे। 5 मिनट अगर पेपर अच्छा है तो 5 मिनट 5.5 मिनट के अंदर ही खत्म होता था, अगर टफ है तो उनका 7.5 मिनट तक जाता था, मेरा अराउंड 8 मिनट तक चले जाता था, जो अच्छे पेपर होते थे, वरना मेरा भी 5 से 6 मिनट में होता था। चलो देखते हैं इसमें क्या है। एंटोनिम पूछ रहा है इम्प्यूडेंट का, इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब होता है कोई जो आपको रिस्पेक्ट ना देता हो, ठीक है। अब ये देखो पोलाइट है, मतलब ये रिस्पेक्ट देता है, तो ये एंटोनिम हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। इंपर्टिनेंट, इंपर्टिनेंट का इससे कोई संबंध नहीं है। ऑडेसियस तो बहुत ही बोल्ड डेयरिंग व्यक्ति, यहाँ कोई मतलब नहीं बन रहा है। अवेस्ट ये शर्मिंदा होना होता है, यहाँ भी कोई मतलब नहीं बन रहा है, ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हो, वरना अगर आपको पता है तो आप पोलाइट डायरेक्ट मार्क करोगे। फिर देखो ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज को मर्ज करना, सिनोनिम है, देखो 6 सेकंड में बन गया। फिर देखो ही हैज टाइटन्ड बजट्स एंड, देखो एम्प्लॉय यहाँ छोड़ने की बात हो रही है, एम्प्लॉय हटाने की बात हो रही है, तो उसका मतलब होता है लेड ऑफ करना, ये भी प्रीवियस ईयर का ही पार्ट है, कुछ नया नहीं है। लेड ऑफ करना मतलब होता है एम्प्लॉय को निकालना, ये होता है लेड ऑफ, ठीक है। तो ऐसे इंग्लिश में आसान चीजें होती हैं, करोगे जल्दी जल्दी हो जाएगी। यहाँ देखो मेरे से गलत हो गया, यहाँ वुड भी यूज होना चाहिए था क्योंकि ये पैसिव में था ये लाइन, मुझे लगा कि ये पैसिव में नहीं है, बेसिकली पता नहीं कर पाया मैं एग्जैक्टली वहां पे, तो ये पैसिव में होना चाहिए था, वुड भी यूज होना चाहिए था। इफ द मीटिंग कन्वेंट प्रॉपर्ली द लैंड वुड बी यूज्ड फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, विल बी यूजिंग, वुड हैव बीन यूजिंग, ये सब में ऑप्शन को काटना होता है, और यहाँ इन दो ऑप्शन मुझे लग रहा था कि कौन होगा, फिर एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो पाया तो मैंने इसको मारा और ये वुड यूज को मारा और ये गलत होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये देखो ये सेकंड अटेम्प्ट में करने वाली चीज है, एक तो क्लोज सेकंड अटेम्प्ट में करो और दूसरा ये
PQRS वाला चीज, PQRS वाला जो है वो आपको समय ले जा सकता है अच्छा खासा, तो इसको हमेशा सेकंड अटेम्प्ट में करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये करने लायक चीजें नहीं होती है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, यस ऑफ कोर्स पहले अटेम्प्ट में ही करना है। द स्किट बाज, अब देखो बाज आ गया तो हमेशा बाज ही चाहिए मुझे। देखो कौन है, ईज है, गलत हो गया, सूड है, सूड भी, देखो बाज नहीं है तो गलत हो गया, सिर्फ बाज वाला चाहिए था। 6 सेकंड में देखो आंसर हो गया, इसको 13 सेकंड लगा, क्योंकि मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल करा, ये हो सकता है बनाया होगा, मैंने ऑप्शन का इस्तेमाल करा, तो यहाँ बाज है तो मुझे बाज चाहिए ऑप्शन में, पैसिव वॉइस में, क्योंकि चेंज नहीं होता है, तो 10 से आपका चेंज नहीं होता है, तो बाज है तो बाज मुझे चाहिए था, बाज मुझे एक में ही मिला, 6 सेकंड में मारा, भाग गया। चलो आगे देखते हैं। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, ये पता होना चाहिए, OWS है, और इसको बोलते हैं इनफेलिबल, जो इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक मतलब ये गलती नहीं करता उसको बोलते हैं इनफेलिबल। इंडिफेटिबल का मतलब क्या होता है, जो कभी थकता नहीं है। इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है, जो इनकरेजिबल का मतलब होता है शायद जिसको सुधारा नहीं सके, वो हमेशा गलत ही करता है, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। इन्वर्टरेट ये होता है कोई आदत जो आपका आसानी से ना जाता हो, उसको बोलते हैं इन्वर्टरेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी हैड फेस्ड मच ह्यूमिलेशन ड्यू टू हर बॉर्न आउट शूज। बॉर्न आउट शूज का मतलब होता है घिसे पिटे जूते, बॉर्न आउट का मतलब होता है कोई भी चीज घिसा पिटा हुआ, तो उसको ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ा क्योंकि उसके जूते जो थे वो फटे चिटे थे। पर बॉर्न आउट शूज मतलब काफी ज्यादा उसने इस्तेमाल कर लिया था। तो देखो सी है तो हिज तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन कट गए। फिर हर्ष तो होगा नहीं, हर्ष बेसिकली इस्तेमाल होता है पॉजिटिव केस में, यहाँ तो हर्ष, हर्ष आई थिंक पॉजिटिव नहीं, प्रोनाउन का केस है, हर्ष प्रोनाउन में आई थिंक इस्तेमाल होता है, तो ये हर बॉर्न आउट शूज होगा, पॉजिटिव केस चाहिए तो हर बॉर्न आउट शूज यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, तुरंत तुरंत चीजें निकल जाएंगे। देखो तो 8 सेकंड में बन गया था ये, लैंग्वेज में पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखो मैं बात करता हूँ मैथ्स के सेक्शन की। मैथ्स में मैंने कैसे करा है, मैं पेज भी लगाया हूँ, एग्जैक्ट मैंने क्या क्या लिखा है मैं वो भी समझाने की दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो तो ये जो है, ये देखना, ये बेसिकली ये क्या है, ये मेरा कॉपी है जिसको मैंने इस्तेमाल करा रफ के लिए। मैंने एग्जैक्टली क्या क्या लिखा है कॉपी पे मैं वो भी दिखाता हूँ हर एक सवाल में। ठीक है, तो देखो पहला सवाल क्या था, एन आइटम इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, हैड द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बोथ वर 50 मोर, द प्रॉफिट परसेंटेज वुड बी 17.5%, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। अब देखो इस सवाल को करने के लिए मैंने जैसे ही सवाल पढ़ा मुझे पता चला कि अच्छा ये वो वाला केस है जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को किसी सेम प्राइस से बढ़ाते हैं तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो कम जाएगा। बस इतना मुझे समझ में आ गया सवाल पढ़ते ही। सवाल पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि प्रॉफिट परसेंटेज हो गया है 20 से 17.5, इसका मतलब देखो इसके लिए मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि वो हो गया अगर -1/8 तो हमें करना पड़ेगा यानी जो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ होगा वो हो गया होगा +1/7 का। बस यही मैंने यहाँ पे देखो लिखा है। मैं इसको और थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ पे देखो अगर ये जूम हो पाएगा, यस हो जाएगा। देखो यहां से देखो ये जूम हो गया। अब देखो यहां मैंने क्या लिखा था, मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, रुक जाओ। ये देखो तो मैंने एग्जाम में पेपर में क्या लिखा, ये हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंटेज -1/8, इसका मतलब होगा +1/7 किया गया है सीपी को, और वही वैल्यू आपका दिया हुआ 50 के बराबर। यहां से मैं क्या बोलूंगा 350 हो गया सीपी, 350 हो गया सीपी। अब आपको सेलिंग प्राइस चाहिए था तो 420 आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको करने में लगे 33 सेकंड और लिखना कितना पड़ा, बस इतना ही लिखना पड़ा है। ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ, रुक जाओ। ये मैंने गलत लिखा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे करने में ये मैंने इतना लिखा और ये इतना लिखा इस सवाल को करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच दिखाता हूं मैं सारे सवालों में कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या किया है और कौन से सवाल पहले अटेम्प्ट में करे, कौन से सवाल पहले अटेम्प्ट में नहीं करे, मैं सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखो मैंने पहले अटेम्प्ट में करा और कितना लिखा, सिर्फ -1/8 +1/7 350, और उसको 350 करने के बाद सेलिंग प्राइस चाहिए था 20% का प्रॉफिट है तो 420 हो गया आपका आंसर। ये हो गया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में करा मैंने। और चलो अगला देखें, दूसरा नंबर का चेयर। तो दूसरा सवाल में क्या था, नील सोल्ड अ चेयर टू कमल एट 10% प्रॉफिट, कमल सोल्ड टू चेयर अगेन 5% प्रॉफिट टू रमन, इफ रमन बाउट इट फॉर 1039.5 फ्रॉम कमल देन हाउ मच प्राइस इज नील परचेज दैट चेयर। अब देखो इसमें इतनी बार नील और कमल करा है, कमल और रमन करा है, रमन और कमल करा है, फिर से नील करा, तो मैं कंफ्यूज हो गया जब मैं पहली बार पढ़ रहा था। तो इतना नील कमल नील कमल नील कमल मुझे कंफ्यूज कर दिया, तो मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करा। ठीक है, देखोगे अगर कॉपी देखोगे पीछे में तो इसके बारे में कोई चीज तुम्हें नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको पढ़ा नील कमल करके कंफ्यूज किया तो मैं छोड़ के चला गया, तो मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करा। हालांकि ये सवाल में कुछ नहीं था, जब मैं सेकंड अटेम्प्ट में आया तो उसको क्विकली हो गया, इस सवाल में कुछ नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट में ये हो गया, लेकिन पहले अटेम्प्ट में देखोगे तो इसके बारे में मैंने कॉपी में कुछ नहीं लिखा था।
तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं करा है इस वाले सवाल को 52 को, मैंने इसको सेकंड अटेम्प्ट में करा। अब मैं यहाँ सवाल में अगर बताऊं तो इसमें कुछ नहीं था, बेसिकली वो 10% के प्रॉफिट पे इसको बेचा और ये 5% का प्रॉफिट पे उसको बेचा, तो बोल रहा है कितने तो 5% का प्रॉफिट यानी 10% और 15% बढ़ा करके ये वैल्यू 1039.5 हो गया था कमल के लिए, कमल के लिए। लेकिन अगर नील के लिए प्राइस की बात करेंगे तो बेसिकली किस प्राइस को 10 और 5% से बढ़ाया गया तो इतना मिला है, तो बेसिकली वो 900 था। मैंने दूसरे बार में आया तो ये बेसिकली वो बिना लिखे हुए भी मैंने कर लिया था इसको, तो ये सेकंड बार में मैंने कहा। ठीक है, किस वैल्यू को 10% और 5% से बढ़ाओगे यानी 15 पॉइंट और 10 50 116.5% से बढ़ाने पे ये वैल्यू मिलेगा, तो ये वैल्यू आपका ये था। ठीक है, तो मैंने इसको सेकंड अटेम्प्ट में करा और बिना कुछ लिखे हुए करा है, सिर्फ मैंने ऑप्शन को बढ़ाया कौन सा 16.5% से बढ़ाने पे ये होगा, तो ये आपका मुझे मिला। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल था। तीसरे सवाल पे आते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या था, 12 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days while 16 women can do the same work in 12 days and 10 children can complete the same work in 12 days. How many days whole work completed by 24 men, 8 women and 15 children? देखो अगर इस सवाल में तुम पढ़ने के बाद कंफर्टेबल हो, बार बार बना चुके हो, तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करो, वरना सेकंड अटेम्प्ट में करना। मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे सवाल समझ में आ गया तो मैंने इसको किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। कैसे किया मैं वो भी दिखाता हूं, मैंने कितना लिखा क्या किया, मैं एग्जैक्ट सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे पता था कि इसमें मुझे एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट गया कि 12 इंटू 8 वही आपका बराबर होता है 16 इंटू 12 का बराबर वही होता है 10 इंटू 12 का। फिर मैंने यहां से रेशियो मुझे निकालना था, तो ये अगर डेज है तो उसका आप अपोजिट करते हो तो आपको एफिशिएंसी का रेशियो मिलता है। तो मैंने यहाँ से 12 12 12 देखो पहले कैंसिल आउट करे, उसके बाद बच गया 8 16 और 10, और अगर मैंने इसको 1/, करके लिख दिया तो यही आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाता है। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से देखो फर्स्ट लाइन ये मैंने लिखा, दूसरा बार में ये लिखा और तीसरा बार में मैं यहाँ पे रेशियो में पहुंच चुका हूँ। अब मुझे 10:5:8 का रेशियो, इसको जब एलसीएम लोगे, इसके लिए एलसीएम लोगे तो 16 और 5 80 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 10:5:8 का मुझे रेशियो एफिशिएंसी का मिल गया। ठीक है, ये मुझे एफिशिएंसी का रेशियो मुझे अब पता चल चुका है। अब एफिशिएंसी को रेशियो पता चल चुका है तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद मैंने लिखा कि ये अगर 12 आदमी 8 दिन में कर सकता है और मैन का एफिशिएंसी 10 है तो 12 8 96 और 10 960। देखो उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये 960 लिखा। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा था उसके हिसाब से 400 का एफिशिएंसी बनता है एक दिन में, और तो कितने दिन में जो बोल रहा है 8 मैन 8 वीमेन 15 चिल्ड्रन और कुछ मैन को मिलाकर के जो एफिशिएंसी बनेगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 10 से 5 से और 8 से, मैं वो भी दिखाता हूँ मैंने क्या किया है। देखो कितना लिखा है, मैं पूरे एग्जैक्ट दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एग्जैक्टली में लिखा क्या है। देखो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज होल वर्क कंप्लीटेड बाय 24 मैन। अब मैन का मैंने एफिशिएंसी निकालना था 10, 24 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो मैंने लिखा यहाँ पे 240। फिर 8 विमेन का था, 8 विमेन यानी 5 उसका एफिशिएंसी था, तो 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 40। फिर 15 चिल्ड्रन था, उसको मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा तो ये बना 120। टोटल को जोड़ोगे तो ये बनेगा 400, यानी 960/400 हमारा आंसर था। 960/400 देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसके बाद डायरेक्ट 2.4 यहाँ मैंने मार्क किया। ठीक है, तो बेसिकली दूसरे सवाल के लिए मैंने इतना लिखा जो मैंने दिखाया। पहले ये था, मैं एक बार दिखाता हूँ। देखो तो दूसरे सवाल के लिए बेसिकली मुझे कितना लिखना पड़ा, मैं एक बार बड़ा करके दिखाता हूँ फिर से। तीसरे सवाल के लिए, दूसरा सवाल को मैंने फर्स्ट में नहीं लिखा, तो बेसिकली ये लिखा पहले बार में, ये इतना 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 लिखा, फिर इसको अपोजिट किया, फिर ये एफिशिएंसी लिख लिया, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा 960/400 यहाँ लिखा, और ये फिर फाइनली आंसर मैंने जाके किया। ठीक है, तो ये तीसरे सवाल के लिए मैंने इतना लिखा। मैं सारी चीजें दिखाते चलता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इसको करा था क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ, वरना बड़ा सवाल देख करके आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए भी रख सकते हो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है when 5 is added into each इतना 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 the numbers are obtained in order in proportion। देखो मैंने ऐसे सवाल पहले कभी नहीं करे। ठीक है, ये सवाल जब भी मैं करा था ऐसे नहीं करा था, वो नंबर देकर के पूछता था प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ मैंने देखा कि पहली बार x लगाया हुआ है, तो मैं सोचा अप्रोच बदल जाएगा क्या, उसके लिए मैं इसको छोड़ के चला गया। पहले बार में जो भी नया लगे पहले अटेम्प्ट में नहीं करना होता, सोचने में क्यों समय बर्बाद करेंगे हम। तो मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करके सेकंड बार में करा है, या फिर थर्ड बार में भी करा होगा, मैं भी आई डोंट रिमेम्बर, बट फर्स्ट में नहीं करा था मुझे, इसलिए कॉपी पे भी इसका कुछ लिखा हुआ चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसको अगर करना था तो बेसिकली ये कुछ नहीं है। अब एक बार करने के बाद दोबारा यही तो होता है, जनरलाइज करके रखना होता है चीजों को। तो दोबारा में आपको कुछ नहीं करना, बस इसको क्या करना होता है ये सवाल करने के लिए, इसमें ऐड कितना किया गया था 5 का ऐड किया गया था, तो ये वैल्यू बेसिकली 14 मानो इसको, 18 मानो इसको, 54 मानो इसको, और ये 66। अब देखो जैसे हम पहले करते थे वैसे करेंगे। यहाँ देखो गैप कितना का बन रहा है 4 का, यहाँ कितना गैप बन रहा है 12 का, यानी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको गैप को हम बराबर करेंगे, यानी 3 इंटू 14 प्लस एक्स, ये जो वैल्यू बनेगा वो 49 प्लस एक्स। बेसिकली मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
कि 12 है, ये 12 का गैप है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, 4 है इधर तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। बेसिकली ये मैं गैप्स को बराबर कर रहा हूँ। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 42 प्लस 3x और ये वैल्यू हो जाएगा 49 प्लस x के बराबर। क्या करना है, 2x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 49 नहीं 54 यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि 5 ऐड करने के बाद ये प्रोपोर्शन में आ रहे हैं। ये 54 प्लस x करना पड़ेगा, यहाँ ये 54 बनेगा। ठीक है, रुक जाओ इसको मिटा के लिखता हूँ। यहाँ से ये 54 प्लस x होना चाहिए था। यहाँ से देखो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12 के बराबर, x का वैल्यू 6 आ गया। देखो 6 जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 63, ये बन जाएगा 27 और ये बन जाएगा 14 के बराबर। यहाँ से अगर निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन तो क्या करना पड़ेगा, BC अपॉन ये होता है 27 इंटू 14 अपॉन 63 करोगे। यहाँ से 9 से डिवाइड करना 7 टाइम्स, 9 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 7 से जाएगा 2 टाइम्स यानी 6 वैल्यू ये बन जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। देखो मेरे लिए थोड़ा सा नया सवाल था तो मैंने इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर रहा, वरना मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता। तो नया सवाल जो भी लगे उसको सेकंड अटेम्प्ट में कर। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इतना इतना था sin 3m प्लस 28 बराबर cos 3m माइनस 28, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इतना निकालना था। अब देखो इसको पता है, सबको पता है कि इन दोनों को ऐड करने पे 90 का वैल्यू बनता है। तो देखो मैंने इसके लिए क्या लिखा है, सिर्फ ये जब मैं जो ऐड करा तो मुझे पता चल गया कि 3m प्लस 3n का वैल्यू बनेगा वो 90 के बराबर बोलेगा, तो मैंने सिर्फ डायरेक्ट यही लिखा। देखो सिर्फ यही मिलेगा। ये आपको पहला सवाल के लिए लिखा था इतना, ये मैंने लिखा था दूसरा सवाल के लिए, ये इतना एक सवाल के लिए इतना लिखा हुआ था, ये भी उसी का पार्ट था। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ देखो सिर्फ इस सवाल के लिए मैंने इतना ही लिखा, 3m प्लस एन बराबर, ये मैंने बेसिकली 90 माना था, 90 हो गया और m प्लस एन का वैल्यू 30 हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट 30 कैलकुलेट करा, यहाँ से मिला 1/3, वही लिखा है देखो 1/3 और कॉसेक 30 यानी 4 बनेगा, तो 1/3 प्लस 4 जो कि हम बोलते हैं 13/3। तो मैंने फिर डायरेक्ट इसको मार्क किया, उससे अलग बस इतना ही लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं, कॉपी पे कुछ नहीं, डायरेक्ट इसको मार्क किया 13/3। ये मिल गया आपको आंसर। देखो 20 सेकंड में हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ लिखो, कुछ बाकी चीजें मेंटली करो। चलो अगला देखते हैं। देखो बोल रहा है 2 numbers k and l are divided by 14, then leave remainder 9 and 11, what is the remainder when इतना divided by 14। अब देखो ये पता होना चाहिए कि रिमाइंडर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। ठीक है, तो 9 और 11 अगर रिमाइंडर मिल रहा है और केवल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 रिमाइंडर मिलेगा। तो उसके लिए देखो मैंने इतना लिखा हुआ है, 99 यहाँ से मिला मुझे और 56 यहाँ से मिला, बस इतना ही लिखा। फिर मुझे समझ में आया कि 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस बेसिकली 14 से 99 को डिवाइड करो तो 98 तक जैसे ही मैं पहुंचा 14 इंटू 7 था 98। फिर देखो मैंने यहाँ पे एक लिखा और इसको ऐसे लिखा, ये मेरे को बेसिकली आदत है करने का ऐसे इस तरीके से। तो एक लिखा डायरेक्ट और ये एक आपका आंसर हो गया। तो इस सवाल के लिए इतना ही लिखा। तो मैं दिखाते जा रहा हूँ कि मैंने इस सवाल के लिए कितना कितना लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी हो गया 30 सेकंड। तुम टाइम देखना, ऑलमोस्ट सारे सवाल में मैंने प्रॉपर से कम समय ही लिए। देखो शुरुआत में 33 सेकंड लगा, इसको 103 लगा है, दूसरे में मैंने 51 लिया, 49 लगा, वो क्यों, सेकंड अटेम्प्ट में करना पड़ा। हालांकि आसान सवाल था, इसने पहले अटेम्प्ट में कर लिया होगा। मैं शुरुआत में देखो मैं अटेम्प्ट कैसे करता हूँ, मैं पेपर अटेम्प्ट करता हूँ सबसे पहले मैथ सेक्शन। तो इस बारी जब मैं मैथ सेक्शन गया और मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1 ईयर बाद, तो जब मैं शुरुआत में मैथ सेक्शन पर गया तो थोड़ा सा नर्वस भी था क्योंकि पहली बार था जब मैं मॉक टेस्ट को दिखाने भी वाला था। थोड़ा सा शुरुआत में नर्वस थोड़ा सा था हल्का सा, तो इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग रहा था। फिर देखो तीसरे में मेरे को 65 लगा, इसको 77 लगा है। चौथे में या तो टाइम आया ही नहीं, चौथे में क्या लगा, मेरे को 20 लगा है, इसको 31 लगा है। देखो सारे सवालों में भी मेरे को ही समय कम लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट हूँ इन चीज़ों में। ठीक है, 56 में भी देखो मेरे को 30 लगे हैं, इसको 38 लगे हैं, इसलिए सही सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है चीज़ों का। फिर देखो 57 नंबर का सवाल, देखो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर पूछा है, cos प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर पूछा है। यहाँ मैं थोड़ा सा शुरुआत में मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करता हूँ, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में करने गया तो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। देखो इसको मैं करने गया तो पहले स्क्वायर कर रहा था, 1 प्लस, देखोगे यहाँ डायरेक्ट लिखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन होता है तो 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा लिखा, cos स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर लिख रहा था मैं, फिर लगा कि यार कुछ होगा नहीं इससे। ठीक है, बाकी मैंने पहले दिखा दिया कि ये लिखा था फर्स्ट सवाल के लिए, ये बेसिकली मैंने लिखा है दूसरे सवाल के लिए, और इतना से ये वाला लिखा था पार्ट एक और सवाल के लिए, और ये भी इसी का पार्ट था, इतना उसका पार्ट था, और ये एक सवाल के लिए बेसिकली मैंने इतना लिखा था। अब ये वाला जो पार्ट बच गया वो इस सवाल का है। ठीक है, मैंने इसको लिखा, फिर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, स्क्वायर में कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिया, 45 पुट करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें, ये आंसर हो जाता है। कैसे करोगे, 1/2 बनाओगे, √2 मिलेगा, √2 को होल स्क्वायर करोगे तो ये बेसिकली ऊपर में वैल्यू 2 बन जाएगा, नीचे में क्या मिलेगा 2 √2 बन जाएगा, 2 √2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 और 2 मिलेगा, तो ये कैंसिल आउट हो रहे थे। और 1/4 बेसिकली मेरे को ऑप्शंस में चाहिए था, 1/4 और
7 बराबर 45 रखोगे तो 1/4 का ही आंसर चाहिए। 1/4 देखो दो जगह मिल रहा था तो ये दोनों गलत हो गए। उसके बाद थीटा का वैल्यू जब 45 रखने पे और कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ देखो साइन 90 बनेगा और वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए 1/4 आपका ये आंसर रह जाएगा, और यहाँ देखना 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं पॉसिबल था, तो मैंने इसको फिर मार्क करा। यहाँ मुझे लगे 55, इसको लगे 54, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा गलत ट्रैक पे चला गया था, फिर मुझे समझ में आया, इसलिए समय थोड़ा सा ज्यादा आया। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 9 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट इफ कप सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 704, कैलकुलेट इज वॉल्यूम। अब मैं दूसरे वो मैं अभी तक जितने भी पेज दिखाया मैंने फर्स्ट पेज में ही दिखाया, मतलब ये सब जो भी मैंने करा सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही करा। देखो मेरा जो पेज है वो फर्स्ट पेज था, सिर्फ फर्स्ट पेज ही था। अब मैं सेकंड पेज पे जा चुका हूँ, ठीक है, कैलकुलेट करते हुए मैं सेकंड पेज पे जा चुका हूँ। और इसके इस सवाल के लिए मैंने देखो क्या लिखा, इतना लिखा था, इतना लिखा, फिर मुझे समझ में आया अच्छा ये 112 बन रहे हैं और r इंटू आर प्लस 9 का वैल्यू बन रहा है, तो इसमें 112 के लिए क्या करना पड़ेगा, 16, 9 और 16 होना चाहिए, 7 और 16 होना चाहिए, तभी 9 का गैप बनेगा। तो मुझे इतना करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये 7 और 16 है। फिर मैंने इसको 7 और 16 से मल्टीप्लाई करा तो 7 हो गया आपका रेडियस और h हो गया आपका 16, तो 7 वाले के लिए होता है 154, 154 इंटू 16 करूंगा तो ये वैल्यू बना 2464। हालांकि इधर कॉपी पे चला गया, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, वरना और क्विकली भी हो सकते थे ये सवाल, क्योंकि ये थोड़ा सा देखे हुए मेरे को ज़्यादा समय हो गया। अगर मैं रेगुलर में करूंगा तो इतना समय नहीं लगेगा, ये 30-35 सेकंड से ज़्यादा सेकंड नहीं लगते थे मुझे जब मैं रेगुलर करता था। काफ़ी समय बीत गया है, इसकी वजह से ही ज़्यादा समय लग रहा है, वरना और कम समय में होना चाहिए सब सवाल। ठीक है, देखो डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए सम 1875 है, 20% की बात कर रहा है, 4 बार लेके चला गया। अगर ये 3 बार होता तो मैं इसको 2 सेकंड में करता, 10 सेकंड के अंदर कर लेता, और फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करता, लेकिन ये 4 बार लेके चला गया तो मैं इसको छोड़ दिया सेकंड अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने कैसे करा इसको, तो 3 बार तक के लिए पता होता है 72.8%, यानी 172.8 हम लोग 3 बार के लिए ही जाते हैं। अब इसको देखो 20% अगला बढ़ाऊंगा मैं तो ये मिलेगा 34.56 के बराबर। देखना मैं परसेंटेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। 3 1 1 हो गया, 6 7 हो गया, ये 7 हो जाएगा, और 0 207, यानी तो जब 4 बार 20% का ले जाओगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 107.36% बनेगा, और एस आई कितना बनेगा, तो वो 80% ही बनेगा 4 बार। सी आई हो गया 107.36%, और एस आई हो गया आपका 80%, दोनों के बीच का गैप हो गया 27.36%। अब ये वैल्यू मुझे चाहिए था 1875 का, मैं 3 बार के पास चला गया, 30% के पास चला गया, तो ये क्या बोलोगे 30% हो जाएगा 540 और 21 340 और 22.5 यानी 562.5। अब देखो इसमें 30% का ये वैल्यू है तो 3% माइनस भी करोगे तो 3% इसका कितना होगा 54 पॉइंट समथिंग होगा। तो जब मैं 50 18 तो ये 54 होता है, तो 54 माइनस करोगे तो 508 9 के पास मैं पहुंच रहा हूँ, तो मुझे उससे थोड़ा सा वैल्यू बड़ा चाहिए, तो 513 ही आपका आंसर हो सकता था। ये देखो बहुत कम है, बहुत कम है, 500 भी कम ही जाएगा, ठीक है, उससे बड़ा ही वैल्यू चाहिए। तो फाइनली आपका जो आंसर बन गया वो 513 बन गया। ठीक है, तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इसको करा क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैलकुलेटिव हो जाता है ये पेपर, ये सवाल कैलकुलेटिव सवाल को वो सेकंड अटेम्प्ट में करना चाहिए। फिर देखो आगे बात करते हैं, सेकंड XYZ इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इतना 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 दे रखा, ठीक है, पता था वैल्यू, तो करने में देखो हालांकि ज्यादा समय लगा होगा, मेरे को 65 लग गए हैं, इसको 87 लगा, तो 65 भी हालांकि ज्यादा है, इसमें 40 सेकंड 45 सेकंड में सब सवाल हो जाने चाहिए। मैं फ्लो में नहीं हूँ इसलिए मेरे को इतना समय लग रहा है, वरना फ्लो में और कम समय लगना चाहिए। तो देखो इसके लिए मैंने क्या करा, इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करा है, तो ये कॉपी पे देखो लिखा हुआ है, दूसरा पेज है, मैंने फर्स्ट पेज में दिखाया 7 सवाल आई थिंक मेरे फर्स्ट पेज पे हो गए थे, ये दूसरा पेज मेरा चल रहा है, जो सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ जिस पेज पे वो इसका दूसरा पेज चल रहा है। तो इसमें देखो ये पहले वाले में दिखाया मैंने, उस सवाल के लिए इतना करा था, इस क्वेश्चन के लिए ये बनाया, इस तरीके से 15 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, बाई और बाई यूजेड ये जो भी था, तो यहाँ पे देखो 6 इंटू 30 करा डायरेक्ट, और 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स करा, तो यहाँ से देखना 140 180 बराबर क्या लिखा हुआ है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से 9 लिखा। ठीक है, मैं एक्स स्क्वायर का ऐसे भी वैल्यू नहीं लिखता हूँ कि ये क्या सी बन रहा है, मैं डायरेक्ट देखो एक्स बराबर 9 लिखा, कुछ चाहो तो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो देखो एक्स का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से मुझे दिखेगा, अगर मैं इसको मिटाता हूँ, देखो यहाँ से डायरेक्ट 130 इंटू 180 करोगे 200 200, ये 144 कैसे लिखा हुआ है, 180 होना चाहिए था ना, एक मिनट, ये बाद में आई थिंक कुछ पेन से एडिट किया हुआ है, हो सकता है कुछ और चाहिए होगा। यहाँ से 225 में एक्स स्क्वायर करोगे तो यहाँ से मैंने एक्स बराबर डायरेक्ट 9 लिखा था। ठीक है, एक्स का वैल्यू 9 मिल गया, और वही पूछ रहा है क्या, कोई लिखना पड़ेगा,
शायद x का वैल्यू 9 ही पूछ रहा है। ये x का वैल्यू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा रेडियस पूछ रहा है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे रेडियस को x माना हुआ है, क्योंकि 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स किया था मैंने, तो मैंने रेडियस को x बेसिकली माना हुआ है। अगर x को x बोलोगे तो ये वैल्यू 15 माइनस एक्स बनेगा, और यहाँ पूरा वैल्यू 15 प्लस एक्स बनता है, वहां से मैंने किया और x का वैल्यू फाइनली 9 निकल के आया, यानी रेडियस 9। ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम में करा, ज़्यादा समय नहीं लिया, 65 लिया है, हालांकि 40-45 में ये हो जाना चाहिए। ये मैं फ्लो में नहीं हूँ तो ज़्यादा समय लग रहा। इसको देखो ये मैंने दूसरे अटेम्प्ट में करा है, हालांकि पहले अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए। देखो मेरे को समय भी इसमें ज़्यादा लग गया, क्योंकि फ्लो में नहीं हूँ तो लिखने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, ये स्टार्टेड बिजनेस 2100, सिंपल से वाला पार्टनरशिप का सवाल है, आसानी से मैं उम्मीद करता हूँ कर लोगे। ऐसे मैं करा देता हूँ, रुको जाओ, रुको थोड़ा सा, देखो स्टार्टेड बिजनेस 2100 आफ्टर 3 मंथ्स, बी ज्वाइंड विद द कैपिटल ऑफ 3000। मतलब ए स्टार्ट कर रहा है 2100 के साथ, 21 ले लो, बी स्टार्ट कर रहा है 3 महीने बाद, यानी 9 इंटू करना पड़ेगा इसमें 3, यानी 30 ले लो इसका। आफ्टर 5 अनदर मंथ्स, अनदर की बात कर रहा है 3 और 5, यानी ये 4 मंथ के लिए ही आएगा। सी ज्वाइंड विद द कैपिटल ऑफ 60, इन ऑर्डर दे मेड अ प्रॉफिट इतना फंड से रुपये। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैंसिल आउट करो। इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने के लिए था, ये 9 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए। 12 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, 6 से बेसिकली कर रहा हूँ, 6 से ये 10 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, 6 से करोगे ये 2 बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, 42, 9 5 9 बजे 35 हो गया, 45 हो गया ये, और 40 यहाँ से मिल रहा है, 40 45 40। अब ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे, तो 127 देखो बन रहा है, 127 करस्पॉन्ड कर रहा है 12,700 को। ठीक है, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना चाहिए, लेकिन मैं कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने इसको सेकंड अटेम्प्ट में करा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वो इसमें क्या था, रेशियो दिया हुआ था 9:2 में, एलसीएम दिया हुआ है 72। देखो रेशियो मुझे पता था कि ये बेसिकली अगर इसको 9x बोलते हो, इसको 2x बोलते हो, तो एलसीएम क्या होता है 9 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू 72 के बराबर दिया हो, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 4 हो गया, एक्स का 4 हो गया। सम ऑफ टू नंबर कितना होगा, 9 2 11 प्लस 9 2 11 इंटू 4 करोगे 44 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे पता था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा और उसके बाद समझ में आ गया, तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही किया, मेंटली किया, और ये 44 आपका आंसर मिल गया। कुछ ज़्यादा इसमें लिखने का जरूरत मुझे नहीं पड़ा। कि अब मैं दिखाता हूँ, वैसे मैं सॉल्व करता रहूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं सिर्फ बताता हूँ किसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करा, किसको मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करा। यहाँ मुझे 24 सेकंड लगे, इसको 27 सेकंड लगा। यहाँ देखो 2 सर्कल्स, ये देखो बनाने में मुझे ये थोड़ा सा लैंग्वेज में यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, तो मुझे 61 सेकंड लगे, इसको 52 लगाया, तो ये मैंने सेकंड अटेम्प्ट में करा, इसको मैंने करा सेकंड अटेम्प्ट में। जो भी थोड़ा सा हल्का हल्का जो लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है सवाल में, या फिर कुछ दिक्कत लग सकता है, उसको सेकंड अटेम्प्ट में करते हैं। फिर देखो इसको करा मैंने, इसके लिए बेसिकली इतना ही लिखा मैंने, फिगर बनाया, मुझे क्लियर हो गया, फिर मैंने आंसर मार्क किया 1:6 का, 34 सेकंड लगे, इसका तो अनअटेम्प्टेड रह गया है, इसको हो सकता है पता ना चला हो क्या बोल रहा है। तो इसको करने के लिए कितना समय लगा, 34 लगा है मुझे, और इसको लिखा है बेसिकली मैंने इतना। ठीक है, मैं सारे सवालों को अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत समय ज़्यादा लग जाएगा करने में। फिर देखो इसको ये सेकंड अटेम्प्ट में करा, क्यों, जो भी अब ये अलजेब्रा है, डायरेक्ट एक बार में आंसर हो सकता है ना मिले, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, तो मैंने इसको करा सेकंड अटेम्प्ट में। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बताता हूँ, फिर मैं लर्निंग की बात करूंगा कि आपको लर्निंग ओवरऑल बेसिकली यहाँ से क्या मिला। इसमें देखो थोड़े से गलत हो गया था मेरे, मैंने कर तो दिया था 62 सेकंड्स में ही इसका आंसर। ये सेकंड अटेम्प्ट का सवाल है, क्योंकि देख रहे हो बड़ा हो जा रहा है, 3 लाइन अप्रॉक्स जाएगा ये, जब जिसको जूम करोगे तो इसको सेकंड अटेम्प्ट में करना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना इतना बड़े सवाल। तो कोई ये गलत हो गया, हालांकि 62 सेकंड में इसको मैंने बना लिया था, सिंपल सा सवाल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं था। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ क्विकली। ये देखो DI के सारे सवाल मैं सेकंड अटेम्प्ट में ही करता हूँ, ताकि शुरुआत में दिक्कत ना रहे। देखो ये भी DI है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता हूँ मैं। ये सवाल मुझे सबसे बढ़िया सवाल लगा इसका, और मैंने पहली बार ऐसे सवाल भी देखा था। स्टूडेंट कैलकुलेटेड हिज टाइम टू रीच द स्कूल फ्रॉम होम स्विमिंग 2.4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर वन डे। इसमें क्या बोल रहा था कि 2.4 किलोमीटर उसका स्कूल से बेसिकली डिस्टेंस है उसके घर जाने में, और एक दिन अगर स्पीड का, करंट का स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा रहता है, वो जल्दी पहुंच जाता है 1.2 मिनट अर्ली। ठीक है, तो फाइंड द स्विमिंग स्पीड इन द स्टिल वाटर ऑफ स्टूडेंट। तो बेसिकली मैंने फिर ऑप्शन का इस्तेमाल किया 2.4, और देखा कि कौन से ऑप्शन आपके ऐसे दे रहे हैं जो कि 1.2 मिनट का गैप बनाता है। तो फिर मुझे पता चला कि यहाँ जब 20 रखोगे, 2.4 अपॉन जब इसको 4 से बढ़ाओगे, तो यहाँ देखना 1/10 लगेगा, यानी 6 मिनट यहाँ लग रहे थे इसको, और यहाँ देखो कितने लग रहे थे, अगर इसको 2.4 से अगर डिवाइड करोगे और 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मिनट में चाहिए मुझे आंसर, तो यहाँ से कैंसिल आउट ये हो जाएंगे, और ये देखना 4 से कैंसिल आउट करोगे तो 5, 4 से ये बन जाएगा 6, यानी 36/5, जिसको हम बोलते हैं 7.2 मिनट।
यहाँ से 1.2 मिनट, यहाँ 6 मिनट, तो मेरा आंसर फाइनली ये बना। ये मुझे सबसे अच्छा सवाल लगा था करने में, इसको ऐसे मैंने करा था। फिर देखो आसान सवाल था ये सब, ज़्यादा समय नहीं लगाना था, लेकिन मुझे लग गया। क्यों? कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं फ्लो में नहीं था, मुझे एक एक बार सही से करना पड़ा, वरना फिर मैं और शॉर्टकट्स अपनाता हूँ। ठीक है, चलो इसको देखो, ये बहुत ही आसान सवाल था। 3√3 था, बेसिकली 3 टाइम्स हो गया, तो 6 आपका आंसर हो जाना चाहिए था। 10 सेकंड लगे मुझे, देखो इसको करने में 10 सेकंड। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये सब हो जाना चाहिए, लिखने का भी जरूरत नहीं है इसमें, तो मैंने लिखा भी नहीं होगा पेपर पे कुछ। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखो यहीं पे करा है मैंने इसको, देखो इसके लिए क्या लिखा है, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट किया होगा, तो ऐसे कैलकुलेट करा था। 3/5, 8/5, फिर हो गया 19/8, 3 - 5/8 करा, 19/8 मुझे फाइनली यहाँ पहुंचा, और ये इन दोनों का बीच का डिफरेंस 11 मुझे मिला। ये मैंने मार्क करा, इसको करने में 18 सेकंड लगे। देखो इसको सही से नहीं करोगे तो इतना समय लग जाएगा, 28 सेकंड इसको लगे, मुझे 18 लगे। सही से करोगे जल्दी हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो फिर जा रहा है, फिर ये करना पड़ा, ये थर्ड या फोर्थ आई थिंक पेपर होगा मेरा ये। मैंने चार चार पेज मैंने लिया था शुरुआत में, मैथ्स में 4 पेज मुझे लगे थे सॉल्यूशन करने में। अब देखो मैं लर्निंग की बात करता हूँ बेसिकली, तो इस वीडियो से तुम्हें लर्निंग क्या मिलेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं लर्निंग की बात करता हूँ कि देखो लर्निंग बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा। देखो तो मैं पहली सेक्शन वाइज के लिए लर्निंग की बात करूंगा, तो मैं पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। देखो तो रीजनिंग में यहाँ से क्या लर्निंग तुम ले सकते हो, कि जो भी दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, ठीक है, मैंने ये बात पहले भी बताई है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हो गए, जिसमें भी लॉजिक क्रैक करने हैं ना, उसको सेकंड अटेम्प्ट में करो। जो भी लॉजिक क्रैक करने हैं उसको सेकंड अटेम्प्ट में करो, ताकि समय कम लगे। ठीक है, मैंने देखा है बहुत लोगों का स्क्रीनशॉट मैंने देखा है, बहुत समय लगे हुए थे, जो टेलीग्राम पे जिन्होंने भी भेजा था मैंने उनका देखा हुआ है, बहुत समय लगा हुआ था। रीजनिंग में भी मैंने देखा है 25 मिनट्स तक दिए हुए, और मैथ्स में काफी समय लगा है यार, तुम लोगों को मैथ्स में समय रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि जो भी लॉजिक वाली चीजें हैं सेकंड अटेम्प्ट में, वो जो डायरेक्ट चीजें पता है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में करो। ठीक है, ऐसे सवाल 7-8 ही मिलेंगे हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में करने लायक, लेकिन हम उतना ही करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। फिर जीके में मैंने दिखाया होगा, जीके में आई थिंक समझ में आया होगा कैसे जितना नॉलेज है उतना ही, उसी नॉलेज के साथ हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके, और जो प्रीवियस वाला जो हमारे पास नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके। मैं डीप वाले देखोगे कि डीप वाला जो भी सवाल था मैंने नहीं करा है, ठीक है, फिर भी 24 मार्क्स मेरे बने। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस वाला चीजें था वो मेरे से बच के नहीं गया। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर का था और वो मेरे से छूट जाए, वो हो ही नहीं सकता। और मैंने इतनी बार पढ़ा है, इतना बार उन चीजों को पढ़ा है कि मैं अभी भी रिटेन कर पाता हूँ चीजों को। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा है इन चीजों को स्क्रीनशॉट ले लेकर के। ठीक है, इसलिए मैं अभी भी रिटेन कर पा रहा हूँ उन चीजों को। ठीक है, तो जीके में यही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सा नर्व्स बनाए रखो, अपना नर्व्स पे कंट्रोल रखो, और प्रीवियस ईयर पे काम करते रहो, और जैसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है, चीजों को सही से करोगे तो हो जाएगा जीके में। फिर तीसरा इंग्लिश के लिए तो आई थिंक बहुत लोगों ने अच्छा स्कोर करा है, 45 प्लस जनरली लोगों का रहा है, 40 प्लस तो आई थिंक रहा था। तो इसमें बेसिकली वोकैब कंप्लीट करो, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा है इस बारे में। और मैं इंग्लिश के लिए एक स्पेशल वीडियो और मैं बताऊंगा, जो मेरे रिसोर्सेस रहे हैं सारी चीज़ों में। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरे जो भी रिसोर्सेस रहे, क्वांट के लिए, फिर जीके के लिए, इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए, जो भी रहा है रिसोर्सेस, मैं पूरा एकदम 100% पूरा रिसोर्स मैं एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैं दूंगा कि मेरे एग्जैक्टली टोटल रिसोर्स कितने रहे हैं। तो ये हो गया इंग्लिश के लिए। और फोर्थ क्वांट के लिए, क्वांट में मेरे को बोलना पड़ेगा, क्वांट में बहुत ज़्यादा समय लगा है तुम लोगों को, क्वांट में ही समय रिड्यूस करना होता है। देखो इसको भी आई थिंक पता नहीं, इसका भी खूब सारा समय लगा मेरे से। ये ज्यादातर सवाल में देखोगे 90% सवालों में मैंने इससे कम समय लिया है टॉपर से, और वो भी तब जब मैं फ्लो में नहीं हूँ। अगर मैं यही 5 मॉक लगातार दे दूँ तो फिर देखना मेरा फ्लो बन जाएगा, फिर ये मेरे से इससे आधा सेकंड लगेगा मेरे को करने में। पता नहीं इतना समय लोगों को क्यों लगता है क्वांट में, और इसीलिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत ही फास्ट चीजें हैं, तो उसको लर्न करने की कोशिश करना जो मैं बताता हूँ उसको, क्योंकि वो बहुत ही जो मतलब आसान करके चीजें दिया हुआ है। टीचर लोग पढ़ाता है वो तुम्हें बस बताता है कि अच्छा ये इसका कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना वो एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, कैसे एग्जाम में कैसे लगाओगे तो वो मैं बताता हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे अगर तुम उसको देख पाओगे तो। ठीक है, तो मैं क्वांट के लिए बोलूंगा कि थोड़ा सा वर्क करो इस पे, इसी पे सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ताकि टाइम रिड्यूस हो। मैंने देखा 29 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स तक का दिया हुआ था, फिर भी मार्क्स नहीं थे सफिशिएंट क्वांट में भी। तो क्वांट पे अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा और जीके में अच्छे से देखना पड़ेगा, ताकि जो नॉलेज है उसके साथ इस्तेमाल करके अच्छे से किया जा सके। चलो तो इस वीडियो में इतना ही, मैं देखता हूँ आगे। जो मैंने बोला कि ये
चारों में जो भी मैंने इस्तेमाल करा था मैं उसका वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।